उतारूं। नजर नजराना कर दूं तेरी मट्टी के मकानों से, तेरे कूचों से गलियों और खुले आसमानों से। नजर नजराना। अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़े पाकिस्तान अत्तर रिजवी, और मैं अकेला नहीं हूँगा इस प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ आप सबकी जानी पहचानी सुनो एफएम की आवाज़ मौजूद होगी। जब ये अपना तारुफ करवाएंगी अपने मखसूस अंदाज में, तो आप सब लोग पहचान लेंगे कि मेरे साथ कौन मौजूद है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क पे आज आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम, और यकीन मानिए मैं आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपने रेडियो के बहुत, अगर आप हमारी ये ट्रांसमिशन सुनो डिजिटल पे देख रहे हैं तो आप इसको बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस ट्रांसमिशन के बहुत ही ज़बरदस्त मकासद हैं। अभी जो प्रोग्राम मैं आप तारुफ कराऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप भी इस कौम के जाबाज बेटे, इस कौम के बहादुर सपूतों की फहरिस्त का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है। और इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बताऊं, मेरे साथ मौजूद हैं रुबा मुबशर। बहुत बहुत शुक्रिया अथर कि आपने इतना वार्म वेलकम किया। और आज बिलखुसूस मैंने लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र इस वजह से तय किया है क्योंकि मैं पर्सनली इस प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड थी। एंड आई थिंक कि इस तरह के प्रोग्राम्स क्योंकि हमारा आने वाला फ्यूचर कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो दिस इज़ गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। आज जिस तरह भी आपने हमें बताया कि ये कंप्लीट गाइड होगी, ये कंप्लीट जो है वो श्रेड होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अफ़वाज पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, बन सकते हैं हिस्सा, और किस तरीके से आप जो है आपको बेसिकली हम लोग हेल्प करेंगे ब्रेक डाउन करने में। ये एक बहुत कंप्लीट गाइड होगी। इसी वजह से आज और कल का प्रोग्राम यानी 13 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान, और कल भी 14 सितंबर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के दरमियान ये जो एक सेशन होगा, ये कंप्लीट अपने घर से लेकर ये पूरा सफ़र जो घर से बाहर आप पहला कदम रखेंगे उससे ऑनवर्ड्स पूरा सफ़र किस तरीके से तय करना है। एंड मैं चाहूँगी अथर कि आप हमारी फ़ोन लाइंस का भी जिक्र करें। जी, फ़ोन लाइंस का जिक्र करेंगे, आपके और हमारे दरमियान जो राब्ता करने का नंबर है, टेलीफोन लाइंस तो हैं ही। इसके अलावा सुनो एफएम के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने हमेशा एक कदम आगे बढ़ के आपकी सहूलत के लिए डिफरेंट पोस्ट हम लोग हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और आप उस पर बज़रिया कमेंट्स शामिल हो सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस कौम के बहादुर सपूतों की फहरिस्त का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों 8881 पे आप बज़रिया SMS शामिल हो सकते हैं, और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा, पूरा प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा, आप उसमें बराह रास्त हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर 111 111 894 है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करें तो 051, मोबाइल से कॉल करने की सूरत में भी मिलाना हरगिज़ मत भूलिएगा, 051 and 111 111 894। दोस्तों, आज का प्रोग्राम निहायत ही दिलचस्प नौइयत का प्रोग्राम है, इसलिए जैसा कि मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में आपको बता चुका हूं कि अगर आप भी मुसल्लह फ़ौज में शमूलियत हासिल करना चाहते हैं, और वो तमाम लोग जो आपके लिए इस सारे मामले में कारगर साबित हो सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और ख़ास तौर पे जो हमारी दीगर अफ़वाज हैं, उसके जो प्रोफेशनल्स हैं वो आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। और कौन कौन सी अजीम शख्सियात, इस कौम के कौन कौन से बहादुर सपूत आज की इस ट्रांसमिशन का, आज के इस हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनका तारुफ तो मैं करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा रूबा, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। एक दफ़ा दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे, और रूबा हम थोड़ा सा तारुफ करवाते चलें। और आपका जिनका मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ, आप पाकिस्तान आर्मी सिलेक्शन सिस्टम के साथ गुज़श्ता 5 सालों से वाबस्ता हैं। आपका नाम आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर
रिटायर्ड बदर शरीफ साहब आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपको हम खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं आज के प्रोग्राम के जो दीगर हमारे लिसनर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेजर जाहिद भी मौजूद हैं, और मेजर जाहिद जो हैं वो असिस्टेंट सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं लाहौर रीजन पे। और इसके अलावा हमारे साथ मेजर सैयद बाबर सलीम साहब भी मौजूद हैं। मेजर सैयद बाबर सलीम साहब बहुत शुक्रिया, आप साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर हैं आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट रावलपिंडी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया, मेजर महरीन सज्जाद जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट CMH पेशावर हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। सर मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा, अगर हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो आइडियली इस पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए कि क्या तरीक़ाकार है, क्या मेथड्स हैं, क्या जो है वो रूट प्लान होता है कि अगर आपने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है, अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है, इनिशियली आपकी माइंड मेकिंग ज़रूरी है। वेयर डज दिस प्रोसेस बिगिंस? Thank you so much. First of all, Assalamu alaikum to all the listeners. मैं ब्रिगेडियर बदर शरीफ. Thank you so much Atar and Ruba for having us in your program. इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि आज हम इस 89.4 के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान आर्मी की एजुकेशन जनरल ब्रांच की पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायरेक्टरेट GHQ की इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायरेक्टरेट, इट केम इनटू बीइंग बैक इन 1947 और इसका काम है आर्मी के अंदर जो भी ऑफिसर्स की और रिक्रूट्स की जो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट है उसको प्लान करना, उसको कंसीव करना, उसको रेगुलेट करना, एग्जीक्यूट करना और कैंडिडेट्स को सक्सेसफुली सिलेक्शन लेडर क्लाइम करा के रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कराना। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी आउटरीच मीडिया एंड लिजॉन विंग का, जिनकी दिन रात मेहनत की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये प्रोग्राम लेकर आए हैं ऑन हाउ टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। नाउ रूबा, कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन, मेरा ख्याल है आपने अप फ्रंट बहुत अच्छा और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा है। इसका जवाब ये है कि फ़ौज में आने के लिए जो बेसिक 3 किस्म के बड़े रास्ते हैं, तरीके आप उनको कह सकते हैं, आप उनको टाइप्स ऑफ कमीशन भी कह सकते हैं। जो सबसे पहला है वो उसको हम बोलते हैं रेगुलर कमीशन। रेगुलर कमीशन के अंदर PMA लॉन्ग कोर्स है, टेक्निकल कैडेट कोर्स है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए कोर्स है जो डॉक्टर्स बनाता है। इसके अलावा AFNS है, BSc नर्सिंग, जो कि हमारी फीमेल कैंडिडेचर के लिए। जो दूसरी बड़ी टाइप है कमीशन की आर्मी ज्वाइन करने के लिए, वो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसका एजुकेशन बेस 16 ईयर्स है और इसमें डायरेक्ट कैप्टन के रैंक के ऊपर जो है बच्ची को पास आउट किया जाता है। इसका ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ्स है इन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। और जो थर्ड टाइप है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन। एसेंशली ये जो थर्ड स्ट्रीम है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द आर्मी मेडिकल कोर। इसके अंदर हम डॉक्टर्स को इंडक्ट करते हैं, डॉक्टर्स को खुद भी बनाते हैं हम, जिसमें GDMOs मेल एंड फीमेल बोथ स्ट्रीम आती है। 5 ईयर्स का इसका ट्रेनिंग पीरियड है फॉर मेल्स इन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और इसके 5 डिफरेंट कैंपसेस हैं। इस 5 ईयर्स की ट्रेनिंग के बाद 6 मंथ्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में इम्पार्ट की जाती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो डायरेक्ट मेजर के रैंक के ऊपर मेल एंड फीमेल स्पेशलिस्ट की भी हम इंडक्शन करते हैं। तो मैं अभी आगे आने वाले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि इन सारी स्ट्रीम्स के बारे में, और जो हमारे यंग एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो सक्सेसफुली सिलेक्शन लेडर को क्लाइम करना चाहते हैं, मैं उनको बिल्कुल खुल के मालूमात दूंगा और मैं ये इनकरेज करूंगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, दैट वुड बी मोस्ट आइडियल। रूबा, बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल मैं करना चाहूँगा, और ये मैं उन लोगों का सवाल करना चाहूँगा जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो बस किसी तरह पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत हासिल करके अपनी खिदमत जो है वो वतन के लिए पेश कर सकें। ब्रिगेडियर साहब, इरादा करने से लेके उस भर्ती सेंटर जाने तक और वहाँ से फिर इनिशियल मामला तय होने से और फिर ISSB के गेट से अंदर दाखिल होने तक, वो जो पहले के मराहिल हैं, मैं चाहूँगा अपने आप खूबसूरत अंदाज में इसको ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल अतर, ये आपने भी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत रेलिवेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी कौम का जो जज्बा है ना, उससे तो कोई इनकार नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप सब के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहला जो इसमें मरला है वो है अपने आप को आपने रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है जो आर्मी आपको प्रोवाइड करती है वो है, आप नोट कर लीजिए, www.joinpakarmy.gov.pk।
इस वेबसाइट को आप हिट कर सकते हैं फ्रॉम योर मोबाइल, फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर डेस्कटॉप, जहाँ पे भी आपको कनेक्टिविटी अवेलेबल है। और मैं उन कैंडिडेट्स के बारे में भी बताऊंगा जिनको कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। जब आप इस साइट को क्लिक करेंगे, इसके मेन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे आप कोर्सेज को क्लिक करेंगे, तो जो उस हाफ के अंदर कोर्स जो है आ रहा है उसके ऊपर, लेट्स से एक कैंडिडेट PMA लॉ कोर्स में रजिस्टर करना चाहता है, तो वो उस कोर्स के उसको लिंक को क्लिक करेगा तो उसके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अपीयर हो जाएगा। एंड दैट फॉर्म इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म। उसको स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फिल करना होगा। और उसमें ऐसा है कि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिनको फिल किए बगैर आप आगे नहीं जा सकेंगे। और अगर उस मैंडेटरी फील्ड में अगर आप ऐसी अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, तो सिस्टम विल नॉट रजिस्टर यू। इट्स एन ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। ये बहुत यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है जिसका मैंने जिक्र किया, आप इसको जरूर विजिट कीजिए। उस फॉर्म के अंदर जो सवाल है, मैं आपको 2-3 सवाल क्विकली बता देता हूँ। वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका होम एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ID कार्ड नंबर क्या है, इस तरह की तफसील पूछते पूछते फिर वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। चूंकि हमारे कोर्सेज के लिए वेल डिफाइंड एज लिमिट है। लेट्स से PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अगर 17 से 21 साल की एज लिमिट है, तो इसमें अपर एंड लोअर एज लिमिट में 3 मंथ्स का वेवर है। अब जब वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है उसको कैलकुलेट कर लेगा। एंड इफ योर एज इज 17 years and 91 days, तो वो आगे नहीं चलेगा। तो एक दिन का भी वेवर की उसमें वो नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दी। तो जब ये सारा फॉर्म फिल कर लिया जाएगा, उसके बाद जब आप इसको सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में चली जाएगी। ओवरनाइट जब आप उसको अगले दिन व्यू करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन को बैक एंड से रिव्यू करके अप्रूव किया जाएगा। जब अप्रूवल हो जाएगी तो एक रोल नंबर स्लिप हर कैंडिडेट की जो है वो जनरेट हो जाएगी, वो उसके सामने आ जाएगी। नो, कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड कि वो किसी तरीके से उसका प्रिंट आउट ले ले। अगर प्रिंट आउट नहीं ले सकता वो, तो एटलीस्ट वो उसकी जो है अपने मोबाइल से तस्वीर ले सकता है। उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर उसका एग्जाम डेट, उसका एग्जाम टाइम, उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है, लेट्स से उसकी डिटेल मार्कशीट है, उसका ID कार्ड है, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो उस पर लिखी होगी। वो जो भी उसने आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट किया है, उसी के अंदर उसका एग्जाम होगा। ये 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। वो ये पेपर्स लेके जाएगा और जाके आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो भी उसके घर से नियरेस्ट है वहाँ पे जाके ये अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी इंटरनेट की नहीं है, दे कैन जस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर एंड दे कैन आस्क देम कि आप हमें मैनुअली रजिस्टर करें। तो हम एट द स्पॉट उस कैंडिडेट को रजिस्टर करने का पोटेंशियल भी हमारे पास मौजूद है। सही। सर मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी हम लोगों ने एज लिमिट के हवाले से बात की, एज लिमिट एक क्राइटेरिया ज़रूर हो सकता है, एज एक क्राइटेरिया हो सकता है। अदर देन एज और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको जो कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए, जो वो कंसिडर करें बिफोर अप्लाइंग? जी बिल्कुल रूबा, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसमें जो हमारे कोर्सेज हैं उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो मैं शॉर्टली आई विल ट्राई टू कवर इट ब्रीफली, एज ब्रीफ एज पॉसिबल। वो पैरामीटर्स जो कॉमन है और जो कुछ कॉमन नहीं है। इसमें सबसे पहले जो PMA लॉन्ग कोर्स है उसकी एज लिमिट है 17 से 21 साल, 3 months ऑफ एज वेवर इन अपर एंड लोअर एज लिमिट। इसकी जो बच्चे की हाइट है दैट हैज़ टू बी 162.5 सेंटीमीटर्स। इसमें हाइट में 1 सेंटीमीटर का भी एज वेवर पॉसिबल नहीं है। ये 2 बड़े मेन प्रीरेक्विजिट हैं। इसके अलावा FSC के अंदर उसके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। व्हेन आई से FSC, इट इज 12 years of education. He can be FA, he can be FSC, or he can be even a diploma holder, but his education should be recognized in Pakistan as 12 years of education. तो एक एजुकेशन का हो गया, एक एज का हो गया, और ये जो मेन प्रीरेक्विजिट हैं ये उसको पूरे करने हैं। बिल्कुल सही। मतलब ब्रिगेडियर साहब, एक आपकी सारी गुफ्तगू का एक अहम मकसद ये हुआ कि मज़ामीन की क़ैद नहीं है कि आपने FSC में या उसमें मज़ामीन आपने कौन से मुंतखब किए थे, लेकिन जो एक सर्टन क्राइटेरिया है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। दिस होल्ड्स गुड फॉर PMA लॉन्ग कोर्स। अगर एक कैंडिडेट टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे फिर मज़ामीन की जो है वो कैद है, वो कैद है। टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए 17 से 21 साल एज लिमिट है। यहाँ पे 1 साल एज लिमिट कम है क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है दैट इज 4 years इन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड 1 year इन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया दैट शुड बी 65% मार्क्स इन FSC विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर
as compulsory. Only then he will be able to register with Pakistan Engineering Council और वो पाकिस्तान आर्मी में as a captain आके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में, हमारे सुनने वालों का भी सवाल है और एक आम फहम सवाल है. आपने बड़ा अच्छा तरीके से बताया कि आपने घर में जब इरादा किया तो वहाँ से आप भर्ती सेंटर तक आए, सिलेक्शन सेंटर तक आए, और उसके बाद आपने किन किन मराहिल को आपने तय किया. टेस्ट वाले दिन, टेस्ट के दिन जब उम्मीदवार वहाँ पहुँचता है तो उस उम्मीदवार को किन इम्तिहानी मराहिल से गुजरना पड़ता है? मैं चाहूंगा थोड़ी सी रोशनी डालिए इस पे. मैं इस पे बिल्कुल रोशनी डालूंगा, लेकिन जो मेरे साथ मेरे कोलीग बैठे जी, हैं प्लीज. वो चूंकि यहाँ से टेक ऑन करेंगे कैंडिडेट को, क्योंकि वो एक भर्ती दफ्तर के अंदर इसको डील करते हैं, तो वो इसका जवाब देंगे. बट मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा एक दो बातें जो रह गई जो ज़रूरी हैं कि इनकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं, इसमें एक ऐसा बच्चा जो 2 दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंड हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकता. एक बच्चा जो परमानेंटली मेडिकली अनफिट हो गया है फ्रॉम अपील मेडिकल बोर्ड, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता. एक ऐसा बच्चा हु इज विक्टिम ऑफ सम हो अनफॉर्चुनेटली HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, वो लोग भी हमारे पास अप्लाई नहीं कर सकते. लाइकवाइज एनी कैंडिडेट हु हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग अब्यूज, वो भी हमारे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते. इन प्रीरेक्विजिट्स का ख्याल रखना जब बहुत जरूरी है. अब बच्चा जो है घर से निकला है, बी मेंटली रेडी, वेल प्रिपेयर्ड. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट माय कलीग कि वो वहाँ पे पहुँच गया है, तो अगर मेजर जाहिद सर, अगर मैं खाता कलामी की माजरत चाहूँ तो एक शॉर्टली सर ये बता दीजिएगा कि हमारे पास कितने चांसेस हैं अप्लाई करने के? जी, इनिशियल लेवल पे आपके एक बच्चे के पास 3 चांसेस हैं. इनिशियल टेस्ट को अगर वो 3 दफा फेल कर देता है तो फिर वो चौथी दफा इनिशियल टेस्ट नहीं हो सकता. जी, बहुत शुक्रिया मेजर जाहिद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपका तारुफ करवाया. आप माशाल्लाह आर्मी के सिलेक्शन एंड जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं लाहौर से. तो वही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि टेस्ट के दिन जब उम्मीदवार वहाँ पे पहुँच गया तो उन्हें फिर किन इम्तिहानी मराहिल से गुजरना पड़ेगा? जी, थैंक यू अतर एंड रुबा. जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब एक कैंडिडेट अपने टेस्ट की डेट पर हमारे पास आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर में आता है तो सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं और उनको एक हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक एक लाइनअप किया जाता है जहाँ पर उनकी ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन होती है. ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या चीज़ है. जिन बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई होती है उन्होंने अपनी एजुकेशन प्रोफाइल के सारी डिटेल्स उसमें डाली होती हैं. हमारा वहाँ डेडिकेटेड स्टाफ उसको इंश्योर करता है जब वो ऑन ग्राउंड अपने सर्टिफिकेट्स लाते हैं कि आया उन्होंने जो डिटेल्स वहाँ पर ऑनलाइन लिखी हैं वो सारी ठीक हैं. जब उनको वेरीफाई कर लिया जाता है तो तमाम कैंडिडेट्स को गाइड किया जाता है, एक वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है. वेटिंग एरिया में फिर नेक्स्ट स्टाफ, एक डेडिकेटेड स्टाफ आता है जो कि उनको एक तरीक़ाकार से लेके जाता है कंप्यूटर लैब में. कंप्यूटर लैब वो जगह है जहाँ पर उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है. ऑनलाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टेस्ट आप कह सकते हैं. ऑनलाइन टेस्ट क्या चीज़ है? ऑनलाइन टेस्ट में 2 मेन बड़े सेगमेंट्स हैं. वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड वन इज एकेडमिक टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट को फिर हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट. इन टेस्ट की फर्दर डिटेल्स मेजर महरीन सब्सिक्वेंटली बताएंगी. बट ये जो दोनों टेस्ट होने के बाद जब एक कैंडिडेट इनको क्लियर करता है तो हम उसको नेक्स्ट टेस्ट के लिए उस दिन या उससे अगले दिन मेडिकल के लिए बुलाते हैं. वो मेडिकल ऑन स्पॉट मेडिकल होता है. उस मेडिकल में किसी किस्म के कोई ब्लड टेस्ट या कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं होती. वहाँ पर हमारा कंसर्न स्टाफ और मेडिकल ऑफिसर उसको एग्जामिन करता है, फिजिकल एग्जामिन करता है. उसमें चंद चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. लाइक फ्लैट फिट ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक नी नॉकिंग, कैरिंग एंगल, चेस्ट मेजरमेंट, हाइट की मेजरमेंट, आई साइट, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कैंडिडेट्स किसी के बॉडी पे किसी किस्म के टैटूज अपने बनवा लेते हैं या नाम लिखवा लेते हैं, आजकल थोड़ा कॉमन है, ये उनको मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ये अगर आप करेंगे तो आप फिट नहीं होंगे. बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आफ्टर मेडिकल जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है दैट इज़ फिजिकल टेस्ट. फिजिकल टेस्ट हम 2 या 3 दिन के बाद कैंडिडेट्स को टाइम देते हैं. उनको सबसे पहले सुबह सुबह बुलाया जाता है फर्स्ट इवेंट के लिए, दैट इज़ रनिंग. इसमें बेसिकली 4 to 5 इवेंट्स होते हैं.
अब चूंकि हम मेन अपने लॉन्ग कोर्स PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो PMA लॉन्ग कोर्स में 5 इवेंट्स हैं. सबसे पहले रनिंग है, जिसकी रनिंग टाइम होता है 8 मिनट्स पासिंग टाइम है. सही. देन पुलअप्स हैं, वो 3 पुलअप्स करनी होती हैं. देन पुशअप्स हैं, वो 15 पुशअप्स करने होते हैं. और इसी तरह फिर रीचअप्स हैं या क्रंचेस जिन्हें कहते हैं, वो 20 करनी होती है. ओके. जब इस टेस्ट को एक बच्चा क्लियर करता है तो लास्ट टेस्ट होता है एंड दैट इज इंटरव्यू. डिटेल्ड इंटरव्यू होता है. अच्छा, यहाँ मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो मेडिकल हुआ है, इनिशियल मेडिकल, ये इनिशियल मेडिकल कहलाता है. एक जो फाइनल मेडिकल होता है वो ISSB के बाद होता है, डिटेल्ड मेडिकल. और इस इंटरव्यू की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो लेटर ऑन मेजर बाबर भी एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा, मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बड़ी एक अहम तरीन मालूमात का इजाफा किया आज के प्रोग्राम में. आपने नी नॉकिंग की बात की, आपने फ्लैट फुट की बात की, आपने दीगर जो है वो चीज़ों की बात की, लेकिन आपने आज एक चीज़ ऐड की है जो हमारे तमाम लिसनर्स के लिए बड़ी मालूमात अफजा है कि अगर आपने जिस्म के ऊपर अपना कोई नाम लिखवाया हुआ है या कोई टैटू बनवाया हुआ है तो ऐसी सूरत में आप आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते. इसका मतलब ये है कि अपने बॉडी के ऊपर कशीदाकारी से जो है वो परहेज करें. जी, पर इसकी एक वजह है जी, लिसनर्स का ये सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों है. बिल्कुल. नाम लिखवाने से क्या फर्क पड़ता है. बिल्कुल ऐसे ही. देखिए, हम एक नेशनल आर्मी है. एग्जैक्टली. ठीक है, और हम जो बच्चे या कोई भी फॉर दैट मैटर बॉडी के ऊपर कुछ लिखवा लेता है, कुछ टैटूज बात, वो एक इंक्लिनेशन की तरफ बायस हो जाता है. सो देयर आर नो इंक्लिनेशन इन द आर्मी. वी आर ऑल वन ऑन वन प्लेटफॉर्म. किसी का कोई साइन नहीं है, किसी का कोई तस्वीर नहीं है, किसी का कोई अपना कोई वो नहीं है. तो ये एक नेशनल आर्मी है, इसके अंदर आने के लिए जरूरी है कि इन चीज़ों से परहेज की. नहीं, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है जी. अच्छा सर, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद का प्रोसेस, हाउएवर यहाँ ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि जो मैनुअल रजिस्ट्रेशन होती है उनको भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है या आइदर उनका कोई डिफरेंट प्रोसेस होता है बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीजर. जी, मैं बताता चलूँगा कि जो मैनुअल रजिस्ट्रेशन का बताया गया है, बेसिकली वो भी हमारा वहाँ पे स्टाफ होता है, वो उसको ऑनलाइन रजिस्टर करता है. ओके. ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद उसकी ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन भी वहाँ पर उसी तरह होती है जैसे कैंडिडेट्स जो घर से अपने आप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए. सही. जी. अच्छा, एक चीज़ का सब जवाब और भी देते जाइए. एक तो हर सेक्शन का दौरानिया क्या है जी, और दूसरे नंबर पे ये कि नाकामी और कामयाबी इन दोनों सूरतों के अंदर क्या होगा. जी, हर सेक्शन का दौरानिया से मुराद आपके टेस्ट की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं. ऑनलाइन टेस्ट, जी मैं बताता चलूँगा कि ऑनलाइन टेस्ट जब सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है. इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 हिस्से हैं, एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल टेस्ट है. जो वर्बल टेस्ट होता है उसमें नॉर्मली 64 to 65 क्वेश्चंस होते हैं और उसका टाइम 30 मिनट्स होता है. 30 मिनट्स होते हैं. और इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है दैट इज नॉन वर्बल टेस्ट और उसका टाइम होता है 20 मिनट्स. सही. इस तरह जब ये एक कैंडिडेट इन दोनों टेस्ट का रिजल्ट कंबाइन एक आता है, अगर वो क्लियर करता है तो देन ही इज सर्व विद द एकेडमिक टेस्ट व्हिच इज द नेक्स्ट टेस्ट. अदरवाइज ही विल हैव टू लीव द टेस्ट. सही हो गया. सर मुझे ये बताइए कि अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई उसके बाद हमारे ये कपल ऑफ टेस्ट हो गए, उसके बाद क्या होता है? जिस तरह अभी अतर मेरे कोच ने कहा कि सिलेक्शन या रिजेक्शन किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपने ये वाला प्रोसीजर पास कर लिया है, या किस तरीके से पता चलेगा कि ये वाले प्रोसीजर, ये वाला जो स्टेप है वो आप क्लाइम कर ही नहीं पाए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है. बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बताया कि ऑनलाइन टेस्ट होता है ये, और आपको देन एंड देयर वहीं पर पता चल जाता है बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इसको डिटेल में मेजर महरीन भी कवर करेंगी. ये टेस्ट में इतना ट्रांसपेरेंट होता है, लाइक अगर आप जैसे ही क्वेश्चन सारे आपने ऑनलाइन किए और आखिर में फिनिश पे आप क्लिक करते हैं तो आपको उसी टाइम बता दिया जाता है कि वेदर यू आर क्वालिफाइंग इट और नॉट. इफ यू आर क्वालिफाइंग इट then you will proceed to the further test, that is academic test. इसका मतलब ये हुआ कि आपको तवील इंतजार या कतार में खड़े होकर अपने रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है. 5 सेकंड द रिजल्ट्स इज उसी वक्त कंपाइल हुआ, उसी वक्त आप सबमिशन बटन क्लिक किया जाता है, वो स्ट्रीम करता है, विद इन 5 सेकंड कैंडिडेट का रिजल्ट उसके सामने आ जाता है. दैट इज द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हिच वी इंश्योर. और ये बहुत बड़ी सहूलत भी है. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, अगर एक चीज इसमें आई थिंक कि काफी हद तक क्लियर हो गई, वो ये कि अक्सर औकात ये रूमर्स भी होते हैं कि शायद सिफारिश नहीं है, इस वजह
وجہ سے نہیں ہو پایا یا کسی بھی طریقے سے آپ کا ٹیسٹ کیونکہ مینولی ہوتا نہیں ہے اور یہ اٹ از کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ تو کوئی گلچ نہیں ہوتا, کوئی ہیومن ایرر اس میں انوالوڈ نہیں ہے. میں اگر روبا کی ساری بات کو اگر میں مختصر بیان کروں, ہم بہت عرصے سے کچھ قیاس رائیاں سنتے آ رہے ہیں اور اکثر سنتے رہتے ہیں کہ شاید ملٹری کے اندر اپنے ہی بچوں کو, اپنے ہی جاننے والوں کو شاید چانس دیا جاتا ہے, لیکن یہ جو آپ پروسیجر بتا رہے ہیں اس کے بعد تو یہ تمام تر قیاس رائیاں ختم ہو گئی. جی بالکل اطہر, بہت اچھی اور امپورٹنٹ بات کی آپ نے. میں اپنے لسنرز کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ پلیز اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آرمی کی سلیکشن کے پروسیجر کے دوران کسی قسم کے کوئی بائسز یا کوئی سفارش جو ہے اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. آپ کی فرسٹ کلک سے جب آپ اپنا مائنڈ بناتے ہیں آرمی میں جانے کے لیے اور فرسٹ کلک کرتے ہیں, وہاں سے کمپیوٹرائز سسٹم ہے, اٹ از فلی آٹومیٹڈ اینڈ ٹل دا لاسٹ ڈے جب آپ کو جوائننگ لیٹر دیا جاتا ہے دا سسٹم از آٹومیٹڈ. جو بھی آپ ایگزام کرتے ہیں اس کو کوئی بندہ چیک نہیں کرتا, کوئی اس کو گھر لے کے نہیں جاتا, کوئی اس کو ٹھیک یا کراس کر کے واپس لا کے نمبر نہیں دیتا. کمپیوٹر اس کو اسیس کرتا ہے, خود بخود اس کو نمبر دیتا ہے اور ایٹ دا اسپاٹ اس کا رزلٹ آتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ہر گھر میں فوج کے جو ہے ریپرزنٹیشن موجود ہے. یہ بھی اس بات کا طرف ایک اشارہ ہے کہ وی آر اے نیشنل آرمی, اور اس میں جو میریٹوکریٹک سسٹم اینڈ ٹرانسپیرنسی, یہ ہمارے دو بیسک مین پلرز آف سلیکشن. بڑی عام بات ہے آپ نے بتائی, اور یہ میرے خیال میں ایک سہولت بھی ہے اور ایک اعلیٰ معیار بھی ہے. جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں میجر سید بابر سلیم صاحب جو کہ سائیکالوجسٹ آفیسر ہیں اور ASRC راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہو گیا ہے ہمارے پاس, کیونکہ آرمی میں بچہ جو ہے وہ بھرتی کرنے کے لیے اب اس نے پلان ایک کر لیا ہے, جو ہمارے بیسک ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں, انیشل ٹیسٹ. اب آگے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, کس طریقے سے اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے ول یو گیٹ اے چیٹ آن اٹ, اینڈ اس کے بعد پھر آگے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ اطہر اور روبا, مجھے یہ موقع دینے کا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اس پروگرام میں جو کہ اس نیت سے شروع کیا گیا ہے کہ عوام کو آگاہی فراہم کی جا سکے اور ان کے سوالات کا جواب دیا جا سکے, اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں. آپ جیسا فن گفتگو تو میرے پاس نہیں ہے, نہ ہی سر بدر کے جس طرح کا وسیع تجربہ ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. لیکن میں میرے صاحب یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا, ہم طفل مکتب ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. ذرا نوازی آپ کی, بہت شکریہ. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا کوشچن, سامعین کے ذہن میں اکثر یہ سوال ہوگا ظاہر ہے کہ انیشیل ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد اگلے پروسیجرز کیا ہیں. تو میں سوال کو پوری طریقے سے کمپریہنڈ کر چکا ہوں, لیکن جواب تھوڑا سا تمہیدی دوں گا کیونکہ میں بطور سائیکالوجسٹ اپنی یہاں پر ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں. تو ایک عام فہم جو ہے سائیکالوجی کی ڈیفینیشن سے میں متعارف کرا دیتا ہوں پہلے سامعین کو, تاکہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر. مائنڈ اینڈ بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ہے کوگنیٹو کیپیبلٹیز, کسی بھی کینڈیڈیٹ کی ذہنی صلاحیتیں, اس کا ریئیکشن ٹائم, اس کا میموری, اس کا ریکال, اس کا ریٹینشن ریٹ, اس کی کمیونیکیشن اسکلز, اس کی ایرتھمیٹک ایبلٹیز اور دیگر ذہنی صلاحیتیں. جبکہ بیہیویئر کا تعلق ہے اس کی پرسنالٹی سے, جس کا ڈیٹیلڈ جائزہ بعد میں ISSB میں لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کل کے پروگرام میں ہوگا. بہرحال جو ISSB سے پہلے کے جو مراحل ہیں, جو سلیکشن سینٹر تک جن کا تعلق ہے, ان کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں. جو ٹیسٹ ہیں اکیڈمکس اور وربل اور نان وربل, وہ کس نوعیت کے ہیں, کس ساخت کے ہیں, کن صلاحیتوں کو چیک کرتے ہیں, اس کی ڈیٹیلز میجر مہرین آپ کو بتائیں گی. یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہوتے ہی اسکرین پر ہی کانگریچولیشنز لکھا ہوا آ جاتا ہے اور کینڈیڈیٹ کو اگلے مرحلے میں داخل کیا جاتا ہے. ان کو اور مزید ڈیٹ دی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا میڈیکل کب کرانا ہے. بعض اوقات اسی دن کر لیا جاتا ہے, بعض اوقات ان کو اگلے دن بلایا جاتا ہے. جو لوگ انیشیل میڈیکل بھی پاس کر لیتے ہیں, ان کے فارمز کے اوپر فٹ کی اسٹیمپ لگا کر ان کو ایک اور ڈیٹ دی جاتی ہے جس میں وہ فزیکل انڈیورنس ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں. اس کا بھی مقام اور وقت ان کو بتا دیا جاتا ہے بذریعہ فون یا براہ راست. اور پھر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو فزیکل ٹریننگ کے لیے وہاں پر ایک آفیسر موجود ہوتا ہے اور جو ان کے فزیکل ٹیسٹ کے مراحل ہیں ان سے ان کو گزارا جاتا ہے. وہ ٹیسٹ کلیئر کر لینے کے بعد بھی ایک آخری مرحلہ رہ جاتا ہے انٹرویو کا, جس کے بارے میں میں ڈیٹیلڈ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں. اس سلسلے میں اگر سامعین کے کوئی سوال ہیں تو آئی ول انکریج کہ وہ کال بھی کر لیجئے تاکہ بالکل ان کے پن پوائنٹ اور پریسائز جواب ان کے سوالوں کا دیا جا سکے. بہرحال جنرل معلومات کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ جو انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے
बाकी तमाम मराहिल के पास होने के बावजूद भी ये इतनी अहमियत का हामिल है कि बहुत सारे कैंडिडेट कमोबेश, अगर मैं रफली बताऊं, औसतन 50% कैंडिडेट्स इंटरव्यू में स्क्रीन आउट हो जाते हैं। इंटरव्यू का मकसद ये है कि क्योंकि एक ऑफिसर कैडर की 17 ग्रेड की एंट्री लेवल पोजीशन के लिए कैंडिडेट आता है, गो कि उसकी उम्र 17 से 20, 22, 24 साल तक की होती है, ये उससे उम्मीद की जाती है कि उसके अंदर एक सर्टेन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी हो, उसका एक ख़ास किस्म का मेंटल होराइजन हो, वो अपने मुल्क के अंदरूनी बैरूनी हालात में दिलचस्पी रखता हो। इसलिए जनरल अवेयरनेस, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री, क्विक मैथ्स या मेंटल मैथ्स जिसको कहते हैं, अरिथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्फिडेंस, जनरल एक्सप्रेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल आउटलुक ऑफ द पर्सनालिटी कि वो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, इन सारी चीज़ों का एक जायज़ा लिया जाता है। 5, 7, 10 मिनट तक ये इंटरव्यू जारी रहता है, जिसमें ये फैसला किया जाता है कि थियोरेटिकली तो वो लड़का टेस्ट में पास कर आया था और अपनी सलाहियतों के मौजूदगी का सबूत दे चुका था, लेकिन अमली तौर पर उनका इस्तेमाल करने की कितनी अहलियत रखता है ऑन ग्राउंड सिचुएशंस में, ये जायज़ा इंटरव्यू के दौरान लिया जाता है। उम्मीद है मैंने तसल्ली से जवाब दे दिया होगा। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो सवाल है, मैं चाहूँगा कि मैं मेजर मेहरीन सज्जाद आपसे ये सवाल करूं, और तारुफ मैं आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों से करा चुका हूं कि मेजर मेहरीन सज्जाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट CMH पेशावर हैं। मैम, हमें आप ये बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ नफ्सियात की दुनिया से है, आप लोगों की नफ्सियात को बहुत करीब से जानते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद किसी आप लोग एक बेहतरीन नतीजे की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करते हैं। नाकामी की सूरत में क्या होता है, आप लोग कैसे आंसर करते हैं, किस तरह जवाब देते हैं, और वो सारी क्या सूरत हाल होती है? थैंक यू अथर एंड रूबा फॉर हैविंग मी। नाकामी की सूरत में तो यही है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ जाऊंगी, जिसमें मेजर जाहिद ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल है। ये बहुत इसेंशियल टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले IQ डिटरमिन कर रहे हैं, एबिलिटीज डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्बल जो है ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, इसको डिजाइन किया गया है आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखने के लिए, ठीक है। अब वर्बल में अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, लैंग्वेज, वोकैबुलरी, आपकी ये सब चेक हो रही है। इसमें 64 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स हैं, MCQs हैं, आपने सिर्फ चेक करना है उसको, जो बॉक्स को, कि जो होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट द ऑड वन आउट, एप्पल, बनाना, चेयर, पीच, सो चेयर इज द ऑड वन, लाइक दिस। तो आपने इसमें बेसिकली हम इसके बाद फिर प्रोसीड करते हैं नॉन वर्बल की तरफ। नॉन वर्बल में पिक्टोरियल या ग्राफिक फॉर्म में ये एक टेस्ट होता है, जिसमें से आपने इसी तरह MCQ फॉर्म में होता है और सिलेक्ट करना होता है। इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और डिसीजन मेकिंग को हम असेस कर रहे होते हैं, और क्विक मैथ उसमें होता है, मेंटल चीजें होती हैं सारी, कि आपके मेंटल ग्राफिक्स कितने स्ट्रांग है बेसिकली। ओके, टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर लिसनिंग, उनके जहन में एक सवाल आएगा कि ये नॉन वर्बल और वर्बल टेस्ट का मकसद क्या है। जब एक बड़ा बेसिक सा टेस्ट है कि जिसमें यू हैव टू पिक द ऑड वन आउट या बेसिक मैथ्स है, तो उसमें फिर किस चीज का तयन किया जाता है? इसका मतलब भी बताइएगा, वर्बल नॉन वर्बल का क्या मुराद है? बिल्कुल, ये यूं समझिए कि ये आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज का, आपकी कॉम्प्रिहेंशन का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का और आपकी रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ से हमें ये डिटरमिन होता है कि जो कैंडिडेट या एस्पायरेंट आया है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज कहाँ पे लाई करती हैं, क्या वो आगे प्रोसीड कर सकेगा या नहीं। अगर इस टेस्ट में नहीं पास कर पाते तो वहीं से स्क्रीन आउट हो जाते हैं और वो आगे प्रोसीजर में नहीं जाते। अच्छा, और बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्यों बच्चे फेल होते हैं व्हेन इट्स वेरी बेसिक टेस्ट एंड द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी क्लियर, तो व्हाई डू कैंडिडेट्स फेल? देखिए, इसको रूबा यूं लें कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट विद इट्स यूनिक एबिलिटीज एंड यूनिक कैपेबिलिटीज, ठीक है। IQ हर एक का डिफरेंट है। यूं कहिएगा कि जहानत ये जो होती है, ये अल्लाह ताला ने जितनी जिसको दी हुई है कैपेबिलिटी, वो उसके मुताबिक ही चलेगा, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो IQ टेस्टिंग भी हमारी होती है, हम इसको यूं कहते हैं कि ये जो आपकी बर्थ टू डेथ है, ये सेम रहती है,
ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیفیسٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو آپ بعد میں اس کو انکریز کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم وہاں پہ یہ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی کیپیبلٹیز کہاں لائے کرتی ہیں. آپ سے ایک سوال میرے پاس آیا اور اس کا جواب آپ بہتر انداز میں دے سکتی ہیں, اور وہ سوال ابھی مجھے موصول ہوا ہے. ہم نے بارہا جیسے میجر زاہد نے بھی ڈسکس کیا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا, اب تھوڑا سا مختصراً اس کو ڈیفائن کر دیجئے, یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, یہ اسٹینڈرڈائز پروسیجرس ہیں, دے آر یوز ٹو اسیس دی پوٹینشیل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف دا کینڈیڈیٹ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. بالکل اور صحیح. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میجر میرین نے ایک بہت سمپل سے مثال دی کہ اسٹرائک دی آڈ ون آؤٹ, اس میں لیول آف ڈیفیکلٹی کیپس انکریزنگ, دیٹس وائی دی کینڈیڈیٹس فیل. یہ جہاں پہ جو مثال دی گئی وہ تو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے دی گئی, تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں لیول آف ڈیفیکلٹی انکریز ہوتا جاتا ہے ایز اینڈ وین دی ٹیسٹ پروگریسز, تو اس میں مشکل سوال بھی آتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں آج کی تاریخ میں بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام. آپ نے اگر یہ ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ آپ پاکستان آرمی کا مسلح افواج کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اس کے کیا پروسیجرز ہیں, آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں پاکستان آرمی میں, اور خاص طور پہ جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں پاکستان آرمی میں جانے کے, اس کے حوالے سے مفصل ترین گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے تمام سوالوں کا جواب آپ تک پہنچایا جا رہا ہے آسان انداز میں, سہل انداز میں, تاکہ آپ کو تمام سٹیپس فالو کرنے میں آسانی ہو. سوالات میرے پاس روبا کچھ اور بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک ٹریک ہے, میں اس کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا. جب ہم واپس لوٹیں گے تو ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو میں پہلے ہی آپ لوگوں سے کرتا چلوں, کہ آپ جس ادارے کو جوائن کر رہے ہو اس ادارے کے سینئرز کو, وہاں کے انٹرویورز کو اپنے بارے میں درست آگہی دینا کتنا اہم ایک بات ہے, کتنا اہم یہ کام ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بیوٹیفل نمبر. آئیں مل کے سنتے ہیں یہ بندے مٹی کے بندے.
رہا ہے. اور آپ لوگوں کے کامنٹس بھی ہم لوگ ڈیفینیٹلی شامل کریں گے, جو کہ اس وقت ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, وہاں آپ لوگوں کے کامنٹس موصول ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کی کیوریز موصول ہو رہی ہیں. اور جس طرح ابھی میرے کو ہوسٹ نے بھی ایک کیوری شیئر کی جو کہ ہماری آڈینس کی طرف سے ہی آئی تھی, اور میں بیسیکلی میجر زاہد سے ریزیوم کروں گی پروگرام. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے بات کی انٹرویوز کی, اگر ہم نے ٹیسٹ کی بات کی, بیسیکلی اف یو آر اباؤٹ ٹو give an exam, if you are about to appear for an exam, کس طریقے سے اس کی تیاری کی جائے, بیکاز دس پرٹیکولر سیگمنٹ از ویری ویری ٹرکی, اٹس ویری یو شوڈ بی ویری پرسائز اباؤٹ اٹ, سو کوئی غلطی کی گنجائش ہے نہیں. اب اس میں تیاری کیسے کی جائے, کس طریقے سے پریپیئرڈ آ جائے, مینٹل پریپریشن اینڈ اوور آل ٹیسٹ کی پریپریشن کیا ہوتی ہے؟ اس کو اگر مختصر لیں تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ سوال ہے یہ, اور اس کے بغیر تو ظاہر ہے یہ بات چیت کا سلسلہ مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ تو آدھی بات تھی کہ آپ نے اتنا بتا دیا کہ کیا چیک کیا جائے گا, اور یہ نہیں بتایا کہ بالکل نالج حاصل کہاں سے کی جائے. دیکھیے ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ ہے, کوٹ نہیں رادر اس نے ذہن کے لیے ایک ورڈ یوز کیا تھا, ٹیبولا راسا, یعنی کہ بلانک سلیٹ, کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ تو وہ علم لے کر نہیں آتا, جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ یہیں آ کر ہی سیکھتا ہے. تو ہمارے پاس جس ایج کے جس عمر کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں, آن ایوریج 18 سے 25-28 سال کی ایج کے, اپنی زندگی میں آج تک وہ جو کچھ سن چکے ہوتے ہیں, پڑھ چکے ہوتے ہیں, تجربہ کر چکے ہوتے ہیں, جن کھلونوں سے کھیلے ہوتے ہیں, جن استادوں سے پڑھے ہوتے ہیں, لائف میں جو کچھ بھی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, اس سب کے سلسلے میں ان کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, اور کچھ نالج ان کی گین کر چکے ہوتے ہیں, وہ کچھ ان کے ایٹیٹیوڈ شیپ اپ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے انٹرسٹ اور ان کے لائکس ڈس لائکس, یہ ساری چیزوں کا تعین ہو چکا ہوتا ہے. تو اس سے ایسا لگا کہ آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہوتی چینج کرنے کی اپنی تیاری کے لیے. لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ پسند کیے جاتے ہیں, اور کس قسم کی سرگرمیاں رکھنے والوں کے لیے چانسز زیادہ ہیں کہ ان کا سلیکشن ہو جایا کرے. یہ جو فوج میں شمولیت کے جتنے بھی امتحان ہیں, چاہے وہ سلیکشن سینٹر کی اسٹیج پہ ہوں یا ISSB کی اسٹیج پہ ہوں, ان کی جو فلاسفی ہے وہ عام ایگزام سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, جس کا کوئی فکسڈ سلیبس نہیں ہوتا. یہ انجینئرنگ یا میڈیکل کالج کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی طرح نہیں ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا بہت رول پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, اس لیے اس کی کم اور مختصر عرصے میں کسی مخصوص کتاب سے تیاری ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال مایوس نہ ہوئیے, میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ایسے جوابات دوں گا جو بعد میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. کہا جاتا ہے کہ اچھی کتابیں پڑھنے سے انسان اچھا لکھنا سیکھتا ہے, اور اچھا بولنے والوں کو سننے سے اچھا بولنا سیکھتا ہے. تو جب آپ اس قسم کی سرگرمیاں رکھتے ہیں جو کہ کنسٹرکٹیو ہوں, پروڈکٹیو ہوں, جب آپ کے ایسے انٹرسٹ ہوں, مثال کے طور پہ آپ اخبار پڑھنے کی عادت آپ کے روٹین میں ہو, اچھی کتابیں آپ پڑھتے ہوں, ڈاکیومنٹری فلمیں آپ دیکھتے ہوں, حالات حاضرہ پہ آپ کی نظر ہو, کرنٹ افیئرس کے بارے میں, فارن پالیسیز, فارن افیئرس, نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز کے بارے میں تھوڑی بہت اپنی ایج کے مطابق, ظاہر ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ اسکالرلی لوگ نہیں چاہیے, ہم ان کی ایج کو ذہن میں رکھ کر ہی ان سے سوال پوچھتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی شناخت, آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری, تھوڑی بہت اسلامیات اور اسلامی معلومات کی آگاہی آپ کو ہونی چاہیے, اور اپنے خیالات کو اچھے سے کمپائل کر کے اپنی تھاٹس کا اظہار کرنا آپ کو آنا چاہیے. ان ساری چیزوں کی مشقیں موجود ہوتی ہیں. ہر اسکول, کالج, یونیورسٹی میں تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو بچے ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں ان کے سلیکشن کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی فزیکل ایٹریبیوٹس تو ہیں, لیکن کیونکہ آپ نے پرٹیکولرلی صرف انٹرویو کے حوالے سے پوچھا تھا تو میں نے فزیکل اسپیکٹس کو بیچ میں نہیں لے کر آیا, ورنہ گیمز اینڈ اسپورٹس کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو انٹرویو کے حوالے سے اگر میں بالکل اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو اچھی نالج رکھنا اور اچھے طریقے سے اس کا اظہار کرنا آنا چاہیے. جن لوگوں کو آتا ہے ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کن لوگوں کو آتا ہے؟ جو ایسی سرگرمیوں میں انوالو رہتے ہیں, جو اچھی کتابیں پڑھتے ہیں, جو اچھے اسپیکرز کو سنتے ہیں, جو اپنے آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ چلاتے ہیں, 21ویں صدی کا باشندہ کہلانے کے لائق ہوتے ہیں, جو قبل مسیح کے نہ لگیں, اپنے وقت کے ساتھ قدم ملا کر جو لوگ چلتے ہیں, ٹیکنالوجیکل جو اویئرنیس ہو اس کے بارے میں ان کو آگاہی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو جن کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے. انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ, کھیل کود, وہ ساری چیزوں کی گنجائش اپنے روٹین میں رکھنی چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے بھی انسان کو کوششیں کرنی چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور اگر میں اس بات کو آپ ساری تفصیل سننے کے بعد مختصر کروں تو ہماری ہر سو کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم صحت مندانہ سرگرمیوں کے
हिस्सेदार होने चाहिए, हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए. ब्रिगेडियर साहब, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको ज़हमत देना चाहूँगा. आपकी मौजूदगी, आपकी बल्कि पूरी टीम की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी बाइसियत इत्मीनान है. और ये सारा प्रोसीजर आपका सुनने के बाद एक तो क़यास सराइयाँ दम तोड़ गई हैं. बहुत सी जो हमने कहावतें और बातें सुन रखी थी, उनको मेरे ख्याल में हम टैबूज भी कह सकते हैं, और वो सारे टूटे. और आपने जिस तरह गाइड किया है आज तमाम सुनने वालों को, लिसनर्स को, तो उसके बाद ये प्रोसीजर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं. और इस वक्त आप तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं अपने अंदर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं और मेरे अंदर बुरी चीज़ें क्या हैं. और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस इंटरव्यू के बाद एक खाली कागज़ लेके बैठ जाऊं और उसके ऊपर फहरिस्त बनाऊं कि मेरे अंदर अच्छी चीज़ें ये हैं, और उसके साथ एक और फहरिस्त बनाऊं जिसके अंदर मेरे अंदर ये कमियां मौजूद हैं. ब्रिगेडियर साहब, इस सवाल का जवाब आप बहुत खूबसूरत अंदाज में दे सकते हैं. एक कैंडिडेट को अपने बारे में वो क्या है और क्या नहीं है, ये जो एक दुरुस्त मालूमात होती है, वो इंटरव्यूअर को बताना किस कदर अहम है. जी बिल्कुल अतर, एक तो इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब जी जी, अगर तो आपको ये फीलिंग हुई है कि आप एक कागज़ रख के और अपने बारे में, Exactly. आई एम श्योर आई कैन होप कि ये फीलिंग हमारे लिसनर्स को भी हुई हो. तो अगर हमारे लिसनर्स को ये फीलिंग हुई है तो दैट मीन्स कि हमने वी हैव अचीव्ड आवर पर्पस ऑफ अरेंजिंग दिस प्रोग्राम टुडे. तो कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन, एक इंटरव्यूअर को या फॉर दैट मैटर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान सही मालूमात को देना इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. बिल्कुल सही. अगर किसी कैंडिडेट ने अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी मार्क्स के बारे में, अपनी किसी भी चीज़ के बारे में गलत बयानी की या उसके अंदर उसने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, सो हिज कंप्लीट सिलेक्शन इररिस्पेक्टिव के वाइसेस भी पास कर चुका है, मेडिकल भी पास कर चुका है, जिस स्टेज पे उसकी उस गलत मालूमात को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, his or her entire selection may be, it may jeopardize. तो ये कैंडिडेट्स को, ये लिसनर्स को ये एडवाइस है कि अपने बारे में सही मालूमात दें. अच्छा, अभी एक और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालूमात है. लेट्स से कुछ कैंडिडेट्स आते हैं जो आके इंटरव्यू में अपने बारे में ऐसी मालूमात देते हैं कि हमें लगे कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा और बहुत पॉलिश्ड बच्चा है. लेट्स से वो कहेगा कि जी मैं तो राइडिंग भी करता हूँ, मैं स्विमिंग भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ. बट वंस वी विल एक्सप्लोर हिम, जब उसकी डिटेल्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो इसके पास इस तरह के कोई वसाइल नहीं है, इस तरह का उसका कुछ वो एप्टीट्यूड नहीं है, इसकी एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है. तो ये जो बातें कर रहे हैं ये कैसे करते कैसे. तो जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये थोड़ा सा इम्प्रेशन के चक्कर में थोड़ी ज़्यादा बात कर गए हैं. तो आप जो हैं उसी के बारे में आप बताएं, बी एज ओरिजिनल एज पॉसिबल. ये एक पंच लाइन है, बॉटम लाइन है. जो आप हैं उसी को आप पोर्ट्रे करें. इफ़ यू ट्राई टू कॉपी समवन, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा. इफ़ यू ट्राई टू गिव एन इंफॉर्मेशन जो करेक्ट नहीं है, जो आपने अपने ज़हन में बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई है, इंजीनियर की हुई है, तो वो किसी न किसी सिलेक्शन स्टेज के ऊपर वो आपको हार्म करेगी. अच्छा, यहाँ पे एक अहम वजह ये भी तो है ना, जो कि मतलब मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा तमाम देखने वालों से और सुनने वालों से जो सुनो डिजिटल पे हमें देख रहे हैं या हमें सुनो FM रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 या 96 पे हमें सुन रहे हैं. इस कौम के जो जाबाज बेटे और बहादुर सपूत होते हैं, उनको ये मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सर्व कर आए हुए होते हैं. उन्होंने संगलाख चट्टानों भी सर्व किए, उन्होंने खेत खलियानों के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ भी सर्व किए हैं. आप लोगों ने नदियाँ भी देखी हैं. आपकी इन निगाहों ने वो लैंडस्केप देखें जो एक आम शख्स की ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपनी आँखों से देख सके. तो जाहिर है आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ कम्युनिटी से आपकी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ मसाइल आपके सामने आते हैं. तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है किसी को परखना, किसी को देखना और किसी को जांचना. जी रुबा कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल कम बैक टू मेजर महरीन. मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियली भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो लेडी कैडेट्स के हवाले से सवालात होते हैं या ख़वातीन की रिस्पेक्ट में जो है वो सवालात होते हैं. लेकिन मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या मेल कैडेट्स और फीमेल कैडेट्स मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ पे उनको जज किया जाता है? क्या उनका जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है वो मुख्तलिफ होता है? उनका फ़िज़िकल टेस्ट आई एम श्योर कि मुख्तलिफ होता ही होगा. क्या उनकी ज़हनी सलाहियत को या उनकी पर्सनालिटी को डिफरेंट बेंचमार्क्स पे जज किया जाता है?
Thank you Ruba for asking this question क्योंकि many people have watched सिन्फ़े आहन, उसके बाद लोगों में बहुत इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है. बिल्कुल. जो इनिशियल्स की बात है, जो वर्बल और नॉन वर्बल की बात है, वो एक सेट पैटर्न है हर एक के लिए. ठीक है. उसमें ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम वो एक ही टेस्ट बार बार कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर रहे हैं. उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और वो आते रहते हैं, हर बैच के लिए डिफरेंट आते हैं. ठीक है. उसके बाद आती है बात फिजिकल स्टैंडर्ड्स की. फिजिकल स्टैंडर्ड्स में एक माइन्यूट सा डिफरेंस रखा जाता है क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लेडीज़ में फिजिकल एफिशिएंसी जो लोकली इतनी ज़्यादा नहीं होती उस तरह से. तो जो माइल होता है वो 1.6 किलोमीटर जो होता है वो 14 मिनट्स में करना होता है. दिस इज द इनिशियल. ठीक है. तो वो जो है जब वो पास कर लेते हैं तो फर्दर उसके बाद वो करते हैं, मूव ऑन करते हैं हम. वैसे तो रुबा, मेजर महरीन ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया. लेडी कैडेट कोर्स जो है हमारा, ये एक बहुत हाई डिमांड कोर्स है. तो इसके बारे में 3-4 बातें मैं बताना चाहूँगा जो लिस्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. लेडी कैडेट कोर्स की फ्रिक्वेंसी है ट्वाइस अ ईयर. ये कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 6 मंथ्स के लिए रन होता है, जैसे आपने ड्रामे में भी देखा होगा, आई एम श्योर. इसकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं, इसमें जो बच्चियाँ अप्लाई करती हैं वो अनमैरिड होनी चाहिए. उनकी एज होनी चाहिए अप टू 28 ईयर्स. उनका एजुकेशन होना चाहिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन. सही. और इन सम केसेस द एज इज इवन रिलैक्सेबल फ्रॉम 28 ईयर्स एज वेल. वो जो 16 ईयर्स के एजुकेशन का जो डिसिप्लिन उन्होंने पढ़ा हुआ है, उसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन है. लेट्स से हम कोर ऑफ इंजीनियर्स में आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स लेते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर्स लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्ट्रीम में ऑफिसर्स लेते हैं, जैक ब्रांच में हम लॉयर्स लेते हैं, ISPR में हम मास मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, ड्रामा, टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन की स्ट्रीम्स लेते हैं. इसी तरह ऑर्डिनेंस में हम टेक्सटाइल की. तो उन बच्चों के लिए वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स है. बट जरूरी नहीं है कि वो उस दफा एडवर्टाइज हुई है तो वो बच्चियां उस एडवर्टाइजमेंट को देखें. अगर उसमें जो डिग्री उन्होंने अचीव की हुई है वो एडवर्टाइज हुई है, देन दे मस्ट अप्लाई एंड बिकम पार्ट ऑफ लेडी कैडेट कोर्स. अच्छा सर, आपके इसी सवाल से एक ये सवाल भी जन्म लेता है कि अगर कोई डिवोर्स्ड या विडो कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या ये सेम क्राइटेरिया है? Like if she's not married, she's single technically. बहुत अच्छा सवाल किया आपने. देखिए, उन बच्चियों को जो अनफॉर्चुनेटली लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट से गुजरी है, परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है. डिवोर्स कैंडिडेट्स जो हैं, दे कैन वेरी वेल बी पार्ट ऑफ द लेडी कैडेट कोर्स प्रोवाइडेड कि दे डोंट हैव एनी इनकम्बरेंस. क्योंकि अगर छोटे बच्चे होंगे, उनको घर छोड़ के फिर अगर माएँ चली जाएंगी तो ये भी एस्पेक्ट है जो हमने देखना है. तो वो बच्चियाँ जिनको खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो चुकी है, दे कैन जॉइन लेडी कैडेट कोर्स. अच्छा, एक सवाल और भी है ब्रिगेडियर साहब, उसका जवाब आप या हमारा जो पूरा पैनल है इसमें से कोई भी इसको दे सकता है, वो क्योंकि हमारे जहन में वो सवाल है तो हम आपसे ज़रूर करना चाहेंगे. एक आम फहम, एक आम ख्याल ये है कि चूँकि ख़वातीन अप्लाई कर रही हैं पाकिस्तान आर्मी में तो उनको कुछ हो सकता है सहूलियात हो, उनके लिए कुछ नरमी हो. अच्छा सवाल है. वैसे तो मेजर महरीन ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं बताऊंगा द चैलेंज इज इक्वली there for the female candidates as it is there for the male candidates. दोनों के लिए challenge है. As far as the online exam is concerned, there is no relaxation. As far as the academic exam is concerned, it is even tougher than, because देखें male candidates में 12 years की education में जो academic exam है वो उनकी education base से correspond कर रहा है. 16 years education का जो academic exam है वो उनकी education base से correspond कर रहा है. वो ज़्यादा tough exam है. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम फिजिकल डोमेन में उनको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली जो एक यंग बच्चा जो है, मेल जो है कैंडिडेट, जो उसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके नहीं हो सकते. वी डू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री, वी डू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स विच आर देयर फॉर हमारी बच्चियों के लिए. तो बट ये फीलिंग ना रखें कि उनको किसी तरह से रिलैक्स करके दिया जाएगा. एंड जस्ट शेयरिंग अ स्टेटिस्टिक, एक कैडेट लेडी कैडेट कोर्स की में हमारे पास अगर 15 वैकेंसीज हैं तो उस पे 15,000 प्लस एप्लीकेंट्स होती हैं. सो वी हैव दैट वाइड रेंज ऑफ चॉइस टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दैट रोल. So technically men and women are different since we have different physiological structure. So उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि जिस तरह अभी हमने कहा कि नरमी तो उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है एंड ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्सेस विल सिलेक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट.
ابھی فی الحال اگر مائنڈ میکنگ کریں, کیونکہ بہت ساری خواتین ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں اور ان کے بہت سارے سوالات بھی ہیں جو کہ میں آفیشلی ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دیر بعد جو ہے ان سوالات کو بھی ہم کیٹر کریں. بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز, جسٹ ٹو سم اٹ اپ, سنس وہ ریلیٹیبل بھی لگے گا. میجر مہرین آپ بتائیے گا کہ جسٹ ٹو سم اٹ اپ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آرمڈ فورسز کی وین فیمیل کینڈیڈیٹ از کمنگ. روبا, جب فیمیل کینڈیڈیٹ آتی ہیں تو ہمارے ایک سیٹ کرائیٹیریاز ہیں, سیم جیسے ایلیجبلٹی کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. سو اس میں ہائٹ کا کرائیٹیریا کہ اٹ شوڈ بی منیمم 5 feet 152.4 سینٹی میٹر. سو ویٹ ایز پر باڈی ماس obviously. سو اس کے بعد آتا ہے کہ 16 years آف ایجوکیشن میں دیر شوڈ بی نو تھرڈ ڈویژن ان اوور آل اکیڈیمک کریئر, اور اگر سیکنڈ ڈویژن ہے تو اونلی ونس ان ہول اکیڈیمک کریئر. ٹھیک ہے, دیٹ از ایکسیپٹیبل منیمل. اور 2.5 CGPA اور 60% ان اینول سسٹم, یہ ان کے ایٹ لیسٹ جو لاسٹ ڈگری ہے اس میں ہونے چاہیے منیمم. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے ان کی HEC ریکگنائزڈ ڈگریز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہے ایجوکیشن پرائیویٹلی جنہوں نے کی ہوتی ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے میریٹل اسٹیٹس, جو کہ سر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا تھا. ٹھیک ہے, سو یہ اسٹینڈرڈز ہیں سارے. بورڈ کا بھی بتا دیجیے. جی بالکل. ان میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ جیسے کہ باقی کورسز سے ڈفرینٹ لیڈی کیڈٹ کورس میں یہ بات ہے کہ جب یہ ISSB سے بھی ہو جاتی ہیں گو تھرو, اور جو ادھر سے ریکمینڈڈ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ان کا ایک اور پروسیجر ہے وچ از کالڈ GHQ سلیکشن بورڈ, جس میں ایک پورا بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے, اور وہ pertinent to their field اور pertinent to their subject, وہ ان سے ان کا نالج جانتے ہیں. اور کرنٹ افیئرز اور وہ ساری چیزیں بھی پارٹ ہوتی ہیں, لیکن زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے pertinent to field. اچھا, بالکل صحیح. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم سنے جا رہے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں سنو ڈیجیٹل پر, تو بہت سارے سوال و جواب کا جو سلسلہ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے, اور پلک جھپکنے میں کئی کامنٹس جو ہیں وہ میرے سامنے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اس قوم کی بہت ساری بیٹیاں ہیں جو جانبازوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں, اور ان کے بہت سارے سوالات میرے سامنے. اقرا کئی مرتبہ سوال کر چکی ہیں, اور مجھے ذرا جواب دیجیے گا اس کا. پتہ نہیں ہم نے اس پہ ابھی بات کی یا نہیں کی. اقرا زیب کہہ رہی ہیں کہ پلیز ٹیل می دا رجسٹریشنز لاسٹ ڈیٹ. خب اگر وہ بینگ اے لیڈی کیڈٹ اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں تو لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے, یا کب اپلائی کریں, کس وقت موقع؟ ویل اقرا, آپ نے اگر رجسٹریشن کی ڈیٹس دیکھنی ہے تو آپ پاکستان آرمی کی جو ویب سائٹ ہے www.joinpakarmy.gov.pk, آپ اس پہ لاگ ان کیجئے, لیڈی کیڈٹ کورس کو کلک کیجئے, وہاں پہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹس جو ہیں وہ مینشن ہوئی ہوئی ہیں. اور اگر آپ اس پہ رجسٹر نہیں کر سکیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی سلیکشن پروسیس کس سٹیج کے اوپر ہے. اگر تو ایگزام ختم ہو گیا تو پھر آپ اگلی دفعہ اپلائی کریں گے, لیکن اگر ایگزام ابھی بھی چل رہا ہے تو ان دیٹ کیس وی کین ہیلپ یو آؤٹ. اس پہ میں آپ کو ایک نمبر شیئر کرتا ہوں, آپ وہ نوٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کیوری اس نمبر پہ دے سکتے ہیں. ہمارے میڈیا اینڈ لیزون ونگ کا یہ نمبر ہے 05156866143. I repeat 05156866143, medialaison@gmail.com. medialaison@gmail.com. تو اس میں اگر گنجائش ہوئی تو ہم آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں, بٹ اگر ایگزام ختم ہو چکا ہے تو پھر آپ جو نیکسٹ کورس آئے گا اس میں اپنے آپ کو اگلی دفعہ کے لیے تیاری کریں گے. ایک دفعہ میں نمبر دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے, 05156866143. آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک بہت سارے کامنٹس میرے سامنے ہیں, اور کامران خان ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اور کامران کا بھی بڑا ایک درست سوال ہے, اور کامران نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ میں آفٹر BS جو ہے آفٹر BS اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن PMA کے لیے اس کے بعد کیسے اپلائی کر سکتا ہوں. انہوں نے BS کر رکھا ہے اسپورٹس سائنس کے اندر. اوکے کامران خان, آپ جو ہے یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, دیکھیں اگر آپ کا ایجوکیشن جو ہے وہ 14 ایئرس ہے تو پھر آپ 23 ایئرس کی ایج پہ PMA لانگ کورس میں آ سکتے ہیں, اور اگر آپ کی ایجوکیشن بیس از 16 ایئرس تو پھر آپ 24 ایئرس کی ایج تک آرمی میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے FSC کے بعد 16 ایئرز ایجوکیشن کر لیا ہے اور آپ کی ایج 24 ایئرز ہے, ایک دن بھی زیادہ نہیں ہے, یو شوڈ ہیو ناٹ celebrated your 24th birthday. In that case you are eligible to apply for PMA long course. صحیح.
میں میجر بابر کی طرف اب جاؤں گی. ایک تو سب سے اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آرمی ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں کتنے, کہاں کہاں ہیں, اور تاکہ ایکچولی ہمارا کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکے, وہ کینڈیڈیٹ جو مینولی اپلائی کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کی کوئی پریفرنس ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی ہمیں ایک کامنٹ موصول ہوا اور ان کی یہ کیوری تھی کہ وہ ISPR کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایک سرٹن سیل کے لیے وہ سرو کرنا چاہتے ہیں. کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ کینڈیڈیٹ جب سلیکٹ ہو جاتا ہے تو فردر آن وہ اپنی مرضی, اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق سرو کرتا ہے؟ چلیں جی, ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہمارے ساتھ کیونکہ میجر بریگیڈیئر بدر بھی موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ وہ اس سوال کا جواب دیں, بیکاز اوبیسلی ان کا تجربہ, ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. روبا, آپ کا جو کویسچن ہے ریگارڈنگ دی آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز, ایکچولی دے آر 13 ان نمبر, اور یہ لوکیٹڈ ہیں انٹائر کنٹری کے اندر ہمارے. اس میں ان کو نیم کر دیتا ہوں. اس میں ہمارے پاس ہیں گلگت, مظفر آباد, پشاور, DI خان, راولپنڈی, لاہور, فیصل آباد, ملتان, پنو, عقل, حیدرآباد, کراچی, کوئٹہ اینڈ خزدار. دے آر ٹوٹل 13 ان نمبر, اور آپ دیکھ لیں یہ پاکستان کے ہر صوبے میں موجود ہیں. تو کوئی بھی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو بہت دور دراز ٹریول کر کے جانا ہو. صحیح. سیکنڈلی جو آپ نے کویسچن کیا ہے ISPR کے میں آنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اور وہ چوز کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایکچولی جب 16 ایئرز ایجوکیشن ہے اور آپ نے جو ہمارے پاس ISPR کی ویکینسیز ہیں جو نارملی جو دیکھا گیا آتی ہیں, اس میں آتا ہے ماس میڈیا, انٹرنیشنل ریلیشنز, پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز, ڈراما, TV اینڈ فلم پروڈکشن. یہ جو ڈسپلنز ہیں یہ ISPR اورینٹڈ ڈسپلنز ہیں. ایک بندہ اسی میں اپلائی کرے گا ڈے 1 سے, اور اگر وہ سلیکٹ ہو گیا تو وہ پھر ریسٹ آف ہز لائف اور ہر لائف ISPR میں ہی سرو کرے گا, یا اس کا جہاں پہ بھی پوسٹنگ ہوتی ہے ISPR کے کنیکشن سے وہ وہاں پہ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنرلائز سلیکشن ہو جائے گی اور بعد میں وہ اپنی مرضی سے آپٹ کرے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک بہت ہی اہم سوال ابھی ہمارے سامنے آیا ہے جی, اور یہ احسن علی ہیں ہمارے ویور جنہوں نے سوال کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ یہ باتیں میں نے ذاتی طور پہ بھی سن رکھی ہیں. پاکستان کے وہ تعلیمی ادارے جو کہ ڈسٹنس لرننگ بیسڈ تعلیم دیتے ہیں, جیسے ورچوئل یونیورسٹی ہے یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, اب ان کو احسن علی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر میری کوئی ڈگری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہے تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں پاکستان آرمی میں, یا میں ایلیجیبل نہیں ہوں؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے. جی احسن علی, لیٹ دیر بی نو کنفیوژن ان یور مائنڈ. ہمارا جو رول ہے دیٹ از ویری کلیئر. پاکستان میں وہ تمام یونیورسٹیاں جن کو ہائر ایجوکیشن کمیشن ریکگنائز کرتا ہے, آپ کی ڈگری اگر ریکگنائزڈ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ سلیکشن پروسیس میں آتے ہیں اور آپ ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں جو ریگولر یونیورسٹیز سے ڈگریز کو لے کر آئے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا. اور اگر آپ اس میں ان کے کمپٹیشن میں اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو یس یو ول بی سلیکٹڈ. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے VU سے یا اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے تو وہ اس کو ہم وہ نہیں کرتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر, ہمیں کیونکہ بہت ساری کیوریز اس حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ اگر کوئی ریپیٹرز ہیں تو کیا ان کا جو پریویس ٹیسٹ ہوا جس پر وہ ریجیکٹ ہو گئے, جس میں وہ فیل ہو گئے, اب ماجرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے پرانے ٹیسٹ کی بیسس پر ان کو جج کیا جائے, تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ میجر زاہد, میں چاہوں گی کہ آپ اس سوال کا جواب دیں. بلکہ میجر زاہد صاحب, میں یہاں پہ خطا کلامی کی معذرت, یہ سوال کسی نے خصوصی طور پہ آپ سے پوچھا ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے, اور ان کا نام ہے احمد. کہتے ہیں کہ میں نے 5 جون کو سبمٹ کیا تھا اپنا کوئی امتحان لاہور سینٹر کے اندر, بٹ آئی واز ٹیمپرری انفٹ ان میڈیکل ٹیسٹ ڈیو ٹو Lipova. Right now they have been rejected my ISSB form. What is this? اچھا, میں یہاں پہ سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ریپیٹر کیا ہوتا ہے اور فریش کیا ہوتا ہے. اوکے, یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ ریپیٹرز کیا چیز ہے. دیکھیں, ریپیٹرز وہ کینڈیڈیٹس کہلاتے ہیں جو ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ ISSB تک جاتے ہیں, whether they get recommend or not recommend. بچوں کچھ کینڈیڈیٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ انیشیل ٹیسٹ دے رہے ہیں, انیشیل ٹیسٹ کے کسی بھی مرحلے میں, مے اٹ بی فزیکل, اور جس طرح یہ والے کینڈیڈیٹ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیکل میں رہ گئے ہیں, تو ہی از ناٹ ریپیٹر, ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز فریش کینڈیڈیٹ. وین ایور ہی ول اپلائی ان اینی نیکسٹ کورس ہی ول سلیکٹ دا فریش آپشن, ہی ول ناٹ سے ہمسیلف اے ریپیٹر.
रिपीटर हमेशा वही होगा जो ISSP से एक दफ़ा होकर आ चुका है। आज उसको रिपीटर कहेंगे। और ये मैं ऐड करना चाहूँगा, बाबर आप मुझे सुन रहे हैं अगर, तो आप अगर देखें, अगर आप जब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड में जो आपकी टेम्परेरी अनफिटनेस है वो ब्लिंक करेगी। तो आपको टेस्ट के बाद अपनी उस टेम्परेरी अनफिट को पहले फिटनेस में कराना होगा, उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक हमारे और लिस्टर हैं, अब ये बहुत कुछ सवालों जवाब का सिलसिला शुरू जो हो गया है। इनका नाम मोहम्मद वासिफ है और इनका जो सवाल है उसके पीछे हकीकत क्या है वो हमारा आज का जो पैनल है वो हमें सही बयान करेगा। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप सबको सलाम भेजते हैं। वो कहते हैं कि इंटरव्यू टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, और अगर एक कैंडिडेट एक बैकवर्ड एरिया से है और एक जो है वो एक रिनाउंड सिटी से, किसी बड़े इलाके से, बड़े अच्छे माहौल से है, तो इन दोनों का आपस में क्राइटेरिया क्या होगा जांचने के लिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये सवाल पूछा क्योंकि इनके तवज्जुह से बाकी लिसनर्स को भी ये आगाही पहुँचेगी जो मैं इस वक्त फराहम करने वाला हूँ। बिल्कुल सही। देखिए, कहा जाता है कोयले की कान में ही हीरे होते हैं और कीचड़ में कवल उगते हैं। ठीक है, हम जब टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान से इंडक्शन करनी होती है। किसी और सैयारे से लोग नहीं आते, किसी के साथ रेसिंग नहीं होते, हमारे ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, गांव देहात से लोग आते हैं और उन्हीं में से हमने इंतखाब करना होता है और उन्हीं में से हमें गौर नायाब मिल भी जाते हैं। बिल्कुल सही। तो बात सिर्फ और सिर्फ रुझान की है, दिलचस्पियों की है। आप अपने वक्त का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म की सरगर्मियों में आप अपना वक्त सर्व करते हैं। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें अता की हैं कि वो जो चाहे हासिल कर सकता है, बस उसकी कीमत उसको वक्त की सूरत में अदा करनी पड़ती है। जिस चीज़ पर इंसान वक्त लगाता है वही चीज़ मजबूत हो जाती है उसकी। तो बेशक आपका ताल्लुक किसी गांव देहात से हो, अगर आपका जहन ऐसा है जो कि इंक्विजिटिव है, जो कि क्यूरियस है, जो कि रिसेप्टिव है, तो मालूमात तो हर जगह मौजूद होती है किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी जुमरे में। अगर कोई शख्स कुदरती तौर पर निकम्मा हो या उसके अंदर दिलचस्पी का रुझान ही नहीं हो तो दुनिया के बेहतरीन उस्ताद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना सुधार सकते। तो लिहाजा इस बात की ज़्यादा फिक्र ना कीजिए कि आप अगर दूर दराज इलाके से हैं और कोई मेट्रो सिटी का रेजिडेंट है और वो फरफर अंग्रेजी बोलेगा और उसके पास मालूमात के मौके ज़्यादा होंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। ऐसा बिल्कुल हतमी तौर पे साबित शुदा बात नहीं है। हम जब इवेल्युएट करते हैं तो हम ये जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि इसके मौजूदा वसाइल क्या थे और उनको मद्देनज़र रखते हुए इसने सफ़र कहाँ से कहाँ तक का तय किया है किसी कैंडिडेट ने। वो सबूत होता है उसकी सलाहियतों का, उसकी दिलचस्पी का, उसकी अनथक मेहनत का, और उसकी बुनियाद पे हम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा। हमने एक ISPR का ड्रामा देखा जिसमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिखाया है कि न्यू कैंडिडेट्स किस तरह PMA के गेट के अंदर दाखिल हुए और उनकी ज़िंदगी के अंदर एक कैसा एक नई इंस्टॉलेशन उनके अंदर होना शुरू हुई। और उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो कि बहुत एक ऐसे इलाके से आए हुए थे, उनका ताल्लुक ऐसे इलाके से था जो बड़े कन्फ्यूज थे। जब सारे स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स को तारुफ करवा रहे होते हैं, वो कहता है कि जी मेरा ताल्लुक वहाँ से, वो कहता है। उसमें से फिर एक कैंडिडेट उन्होंने दिखाया जो कि कैरेक्टर था, वो जो बोलते हुए घबरा रहा होता है और फिर वो अचानक उसका सीनियर, उनके जो ऑफिसर होते हैं, वो कहते हैं आपकी जो जबान है, आप जिस तरह सहूलत के साथ बात कर सकते हैं आप बात करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर वो बड़े खूबसूरत सराय के अंदाज में कहता है मेरा वालिद दिहाड़ीदार मजदूर आई, मेरा ताल्लुक फलानी जात हुए। बड़े खूबसूरत। इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है? अच्छा सवाल किया गुलजार के बारे में। बिल्कुल, गुलजार के बारे में। फर्स्ट एपिसोड लास्ट सीन। आयुष क्या उसका नाम भी ले लेते। जी जी जी। देखिए, सारे मुल्क ने देखा, सब ने देखा। हकीकत शुरू में जब कैंडिडेट्स वहाँ जाते हैं तो शुरू में ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन। बट द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज कि जब वो वहाँ से रेड स्टेयर्स को क्लाइम करके पास आउट होते हैं और अपने शोल्डर्स के ऊपर रैंक्स लगाते हैं, क्या बात। तो वो जो उनका स्टैंडर्ड है वो सिमिलर, इफ नॉट सिमिलर, दे आर मैचिंग। तो वो ट्रेनिंग इतनी खूबसूरत तरीके से रेगुलेट की जाती है, इसको इतना अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया जाता है और उसमें हर कैडेट को
ड्यूरिंग दैट 2 year stay in पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं क्या बात कि वो अपने स्किल्स को पॉलिश करें। वाह वाह। अच्छा, यहाँ एक सवाल हमारा ये भी आ रहा है जो कि बहुत वैलिड भी है, वो ये कि अगर आप इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो क्या इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना किसी भी तरीके से लिवरेज का बायस बन सकता है या एक डिस्पैरिटी आ सकती है? ये कामरान खान ने मैम स्पेशल आपसे सवाल किया है। हमारे लिस्टर हैं। ओके, कामरान का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, पर्सनालिटी की ये 2 डोमेन्स होती हैं, इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। दोनों में से कोई बुरी टाइप नहीं है, दोनों में से कोई अच्छी टाइप नहीं है। दोनों के अपने प्लसेस हैं, दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, ठीक है। हम किसी भी पर्सनैलिटी टाइप को उसी के मुताबिक उनके उसमें जज करते हैं या असेस करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि आर्मी के लिए सिर्फ एक्सट्रोवर्टेड लोग चाहिए जो आउटवर्ड हों और सारा कुछ आउटगोइंग हो, क्योंकि पीएमए का आपने अभी तक बहुत सारी ये डिस्कशन भी हुई है, उसमें भी आपको पता चला है कि पीएमए में जाके सबकी पर्सनैलिटीज को एक शेप दी जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन वहां पे की जाती है, ठीक है। तो वहां जाके सारे मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंट्रोवर्टेड हैं या एक्सट्रोवर्टेड हैं। सही। अच्छा, एक सवाल हमारे पास और भी आ रहा है और हमारे पैनल में जो इसका बेहतरीन जवाब दे सके वो ज़रूर दे। अब सर देखें ना, ये इस वक्त हमारे जितने भी लिसनर्स और व्यूवर्स हैं वो सुनो डिजिटल पे सवालात की एक फहरिस्त हमारे सामने आ चुकी है और लोग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में कि हम घर से किस तरह इरादा करके भर्ती सेंटर तक जाएंगे, वो इनिशियल्स मामलात क्या होंगे आईएसएसबी के गेट के अंदर एंटर होने से पहले। और ऐसा लग रहा है कि हमारे लिस्टर्स को हर्फ ब हर्फ हमारे कंटेंट का पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमजा मोहसिन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमजा, थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। कहते हैं सर, कैन यू प्लीज आंसर व्हाई री इंटरव्यू इज कंडक्टेड इन आईएसएसबी एंड हाउ कैन अ candidate know what blunders he made in previous ISSB and how one should improve himself for next chance. अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आईएसएसबी के हवाले से मालूमात फराहम की जाएगी वो कल के प्रोग्राम में की जाएगी, स्केड्यूल्ड है, तफसीली उनके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हो ही गए तो मुख्तसर इस तरह मैं इनको बता देता हूँ कि ये बहुत सारे मिथ्स हैं जो इस तरह से मशहूर हैं कि जिसका इंटरव्यू री इंटरव्यू हुआ है वो लाजमी सेलेक्टेड है या वो तो लाजमी रिजेक्टेड है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 3 डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं और उनके डिसीजंस में आपस में अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो तो एक प्रोसीजर होता है जो रेफरल का प्रोसीजर होता है, उसकी तफसीलात कल आपको आईएसएसबी के प्रोग्राम में फराहम की जाएगी। मुख्तसरन ये कि कुछ ऐसी सूरत हाल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें री इंटरव्यू की ज़रूरत महसूस की जाती है और री इंटरव्यू के बाद ये दोनों तरह से बात जा सकती है, पास भी हो सकता है कैंडिडेट और फेल भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तैयब जावेद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और सर उन्होंने एक सवाल किया है सर, मैं ये चाहूँगा कि इसका ज़रूर आप जवाब दें। तैयब जावेद कहते हैं एक कैंडिडेट हर लिहाज से भरपूर है और उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है लेकिन वो उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एलिगेशन होगा। एंड ऑल्सो इससे रिलेटेड एक ये सवाल भी आता है कि जब उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हमारा कंफर्ट लेवल भी उर्दू में ज़्यादा है तो फिर, और ख्वाब भी हम उर्दू में ही देखते हैं, तो फिर अंग्रेजी का ये पैरामीटर क्यों है? होनी चाहिए सर। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए, बिलाशुबा उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, बेशक ऐसी, हमें इस पे फ़ख्र है और ऐसा सिलेक्शन साइकिल में, सिलेक्शन लेडर में, इन तमाम प्रोसेस में ऐसा कोई कैविएट नहीं है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। बेशुमार कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनकी अंग्रेजी वीक होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनको बिल्कुल ही एबीसी नहीं आती। देखिए, आपको एक वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो इंग्लिश है। पाकिस्तान आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी डेली रूटीन में जो भी कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, हायर हेड क्वार्टर्स को लेटर्स लिखते हैं, कॉरस्पॉन्ड करते हैं, दैट एवरीथिंग इज़ डन इन इंग्लिश। इसी तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो इंग्लिश है। बट मेरे इस पैगाम को बिल्कुल गलत ना लिया जाए कि जिसको उर्दू नहीं आती वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप उर्दू पे फ़ख्र रखें, अपनी कौमी ज़बान पे फ़ख्र करें, आप उर्दू बोलें, जितनी मर्जी आप उर्दू बोलें, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंग्लिश ज़बान का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी इस बात को मैं सेकंड इसलिए भी करूंगा। देखिए,
ہماری جو پرائمری ہماری مادری زبان اور پاکستان کے اندر جو بلکہ اس وقت دنیا کے اندر بہترین رابطے کی زبان جو ہے وہ اردو بنتی جا رہی ہے. Absolutely. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل سچ ہے کہ چونکہ ہمیں اب ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے اور ٹیکنالوجی کی لینگویج اس وقت انگریزی ہے, بالکل. کیونکہ اس میں صحیح. ساری وضاحت اب ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں یا ہم کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں یا ہم کوئی نیا گیجٹ یوز کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ساری معلومات اور اس کو استعمال کرنے کے جو مینولز ہیں, جو طریقے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی زبان میں ہوتے ہیں. میرے پاس یہاں پر ایک ٹریک موجود ہے. ٹھیک ہے. جی پلیز جی، پلیز sure. پلیز جی جی ضرور ضرور. کہ جو لینگویج ایکوزیشن ہے نا, یہ ایک ایسی اسکل ہے جو زیرو پہ کبھی بھی اسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے. کہ ایک انسان اگر اردو اچھی بولتا ہے, اچھی اس کی سینس ہے لینگویج کے بارے میں, تو ایسے بندے کے لیے انگلش سیکھنا بنسبت اس بندے کے آسان ہو جائے گا جس کی اردو بھی weak ہے. جب آپ ایک لینگویج میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو دوسری لینگویج سیکھنا آپ کے لیے ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے, ایسا سائیکالوجی کہتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پاس آج تک میرے تجربے میں جتنے کینڈیڈیٹس آئے ہیں, کوئی ایک ایسا کینڈیڈیٹ نہیں گزرا جو تھرو آؤٹ اردو میڈیم میں پڑھا ہو اور جس نے انگریزی کا کبھی بھی کہیں اس کے نظر سے نہ گزری ہو یا اس کو سکھائی نہ گئی ہو یا اس نے کوئی کتاب انگلش میڈیم میں نہ پڑھی ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کینڈیڈیٹ کی اپنی کوتاہی ہے کہ اگر وہ ویک رہ گیا ہے اتنا کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل بھی بول چال نہیں ایگزیکٹلی. کرتا. اور زبان کے بارے میں ایک بات میں صرف چھوٹی سی ایڈ کروں گا روبا, بالکل. پھر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ زبان کے بارے میں جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ایک ایسی سلطنت ہے کہ جو چاہے جو مرضی کسی کی زبان سیکھ سکتا ہے, اس کے اوپر کسی کی قید نہیں ہے, کسی کا بس نہیں چلتا. بالکل. اگر میں چاہتا ہوں پشتو سیکھنا تو میں پشتو سیکھ سکتا ہوں, اگر میں چاہوں اردو سیکھنا تو میں اردو سیکھ سکتا ہوں, انگریزی سیکھ سکتا ہوں, کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کینڈیڈیٹ یہاں پہ کانفیڈنس کی بات نہ کر رہا ہو. فار ایگزامپل اگر وہ مثال کی کانفیڈنس بات. کی ہاں، بات کر بالکل، رہا ہے بالکل. تو ہاں پھر کانفیڈنس آپ کا چیک ہو رہا ہوتا ہے. آپ انگلش چاہے کیسی بھی بولیں, اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اپنے اوپر, اپنی بات میں اپنے کے اندر کنوکشن ہے, سیلف ایشورنس ہے, Okay. تو آپ کی سلیکشن کے چانسز ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ملک مصطفیٰ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کیا ہے, وہ یہ اینڈ ٹینیجرس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ینگسٹرس کے حوالے سے بات کی جائے, یہ بڑے ریلیٹیبل بھی سوال ہے کہ کیا اسموکرز اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اس سوال کا جواب ہم لیں گے ایک ملی نغمے کے بعد, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. سنتے رہیں سنو ایف ایم 89.4. ہمارے پاس ایک ٹریک ہے اینڈ 96 ریڈیو نیٹ پر. ایک چھوٹا سا ٹریک ہم اس امید کے ساتھ چلائیں گے, اس جذبے کے ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ. آج کا پروگرام آپ سنیں گے اور جب کل کا پروگرام آپ سنیں گے اس کے بعد ہمارا آگے سے اور مزید آگے کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا. مل کر بڑھتے ہیں آگے ہی آگے. آپ سن رہے ہیں پروگرام, اسپیشل پروگرام سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سے.
मुकाबला सख्त है। मुझे 11111894 आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स की जानिब भी हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं नहीं पूछूंगा ब्रिगेडियर साहब से तो एक प्यास की एक कैफियत जो है वो बाकी रह जाएगी। मैं चाहूँगा आप अपने ही मखसूस अंदाज में जिस तरह आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मज़ीद कोर्सेज की तफसील से भी आगाह कीजिएगा। पर्टिकुलरली मेडिकल सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर क्या क्राइटेरिया है और क्या लायमत है? जी बिल्कुल अतर एंड रुबा, जो हमारे मेडिकल के कोर्सेज हैं इसमें हमारी बच्चियों के लिए एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज। इसमें 4 इयर्स का जो बेस डिग्री प्रोग्राम है ये उन बच्चियों के लिए है जिनका 12 इयर्स एजुकेशन बेस है। और उन्होंने बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो FSC में पढ़ा है, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें इनकी एज जो है अप टू 25 इयर्स ऑफ एज उनके लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। इसमें इनिशियल टेस्ट है, इसी तरह से ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट है, एकेडमिक टेस्ट है, उसके बाद इनका एक शॉर्ट मेडिकल है, उसके बाद इनका एक फिजिकल टेस्ट है एंड देन शॉर्ट लिस्टिंग होती है और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद GHQ सिलेक्शन बोर्ड इनका एक इंटरव्यू करता है। AFNS के लिए ISS भी नहीं होती, आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर बनने के लिए ISS भी नहीं होती। जो कैंडिडेट इनिशियल टेस्ट को पास कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है, इसको GHQ सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। सही। जो आर्मी मेडिकल कोर में जो GDMOs के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं उनका यह है कि उन्होंने FSC की हो विद बायोलॉजी एज सब्जेक्ट, मैथ्स की जगह बायोलॉजी पढ़ी हो उन्होंने, विद 65% मार्क्स इन FSC वो अप्लाई कर सकते हैं और वो GDMOs के तौर पे आर्मी मेडिकल कॉलेज में आएंगे। 5 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा, इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के लिए वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए उनको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भेजा जाएगा और वहाँ से फिर उनको डायरेक्ट कैप्टन के रैंक में कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा आर्मी जो है वो डेंटिस्ट भी बनाती है जिसमें मेल कैटेगरी में हम डेंटिस्ट बनाते हैं, डेंटिस्ट्री में हमारे पास हर साल वैकेंसीज होती हैं। फीमेल कैटेगरी में हम GDMOs बनाते हैं जिसमें एज लिमिट है अप टू 28 ईयर्स एंड इट इज़ रिलैक्सेबल इन सम केसेस एज वेल। मेडिकल की स्ट्रीम में हमारे पास बेशुमार डिसिप्लिन है जिसमें हम गायनोकोलॉजी के डिसिप्लिन है, ऑर्थोपेडिक के डिसिप्लिन है, पीडियाट्रिक्स के डिसिप्लिन है, न्यूरोलॉजी के डिसिप्लिन है, पल्मोनोलॉजी के डिसिप्लिन है, एनेस्थेसिस्ट हैं। इसमें 18-19 डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम मेडिकल मेल एंड फीमेल अप टू 42 ईयर्स ऑफ एज दोनों मेल एंड फीमेल को एज अ मेजर डायरेक्ट इंडक्शन देते हैं विद 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इन PMA और इसमें ये मैरिड एंड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैक ब्रांच है जिसके अंदर हम लॉयर्स को लेते हैं विद 1 ईयर मिनिमम बार एक्सपीरियंस। इनके लिए अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द आर्मी। आर्मी एजुकेशन कोर में हम लेते हैं जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइकोलॉजी में हम मेल और फीमेल दोनों में इंडक्शन करते हैं। कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में इंडक्शन करते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियर्स हम लेकर आते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स लाते हैं, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग लाते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। तो आर्मी ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 162.5 centimeter is a caveat height, standard height for all male, and 5 feet height, 152.4 centimeter height is for the female candidate. Okay. ठीक है। और इसमें जो एज लिमिट है, इसमें एज में 90 डेज का वेवर इज इनबिल्ट, इससे ज्यादा एक दिन भी ज्यादा का वेवर नहीं दिया जाता। तो वो कैंडिडेट्स लिखते हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि हमें वेवर दे दें, तो उसमें कोई वेवर की पॉलिसी नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एब्सोल्युटली। हमारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो लिसनर्स सुन रहे हैं, आपके लिए आर्मी प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और आर्मी की जो ग्लैमरस लाइफ है, जिसका एडवेंचरस लाइफ जिसका आपने जिक्र किया, आपको मौका मिलता है सियाचिन में जाने का, डेजर्ट्स में सर्व करने का, कश्मीर में जाने का, पूरे मुल्क में आप सर्व करते हैं। देन आर्मी गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आउटसाइड द कंट्री एज वेल। तो ये एक लाइफ है विच इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, ये चैलेंजिंग लाइफ है, ये आपसे सेक्रीफाइस भी मांगती है। But then as Superman says, great power comes with great responsibility. So it is obviously एक बहुत adventurous तो ये एक चीज़ है ही है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मेरे ख्याल में कि हम फौरी तौर पे बढ़ते हैं आज लाइव टेलीफोन कॉल्स की जानिब। आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर 11111894 है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से आप हमें कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं, साथ शिकवा कर रहे हैं कि आपका नंबर नहीं मिल रहा, तो आप याद दिहाने के लिए 051 यानी कि 051 मिलाना हरगिज़ मत भूलिएगा। 051 and 1111894। देखते हैं आज के प्रोग्राम के हमारे पहले लकी लाइव कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइएगा। सर मैं तलाब बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। क्या नाम बताया आपने अपना?
तलहा बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। तलहा फ्रॉम रहीम यार खान जी। तलहा, हमारा पैनल हमारे साथ। मेरा सवाल ये है कि मेरी ना थोड़ी आईसाइट वीक है, मुझे ना ग्लासेस लगे हुए हैं कम से कम 3 पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऑपरेट करवा लूँ अपना तो मतलब हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन अकेडमी सही रहेगी या मतलब सेल्फ स्टडी सही रहती है या अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है? चले चले मैं हम आपका इसका जवाब लेते हैं। तलहा, 3 पॉइंट इनकी आईसाइट वीक है, क्या ऑपरेशन अगर करा लें तो ठीक रहेगा? एंड ऑल्सो तैयारी अगर खुद कर लें तो ज्यादा बेहतर है या अकेडमी ज्वाइन करें? तलहा है रहीम यार खान। जी, तलहा फ्रॉम रहीम यार खान, अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन ये देखें ये मेडिकल डोमेन का क्वेश्चन है। मैं आपको एक्सपीरियंस और प्रेसिडेंस बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि आप ऑपरेशन करा लें तो उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली ये देखा गया है कि कैंडिडेट्स जिनकी आईसाइट वीक होती है वो लेजर ट्रीटमेंट के बाद जब उनका मुआयना किया जाता है तो उसमें बेशुमार कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फिट हो जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो अनफिट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लेजर सर्जरी हुई है, जो आपने ऑपरेशन कराया है, वो किस हद तक कामयाब हुआ है। तो आर्मी में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बियॉन्ड VS4, विजन 4 बियॉन्ड जिसका होता है वो अनफिट होता है। अनफिट होता है, तो बिल्कुल उसमें ये होता है कि अगर आप ग्लासेस लगा के 6x6 हैं तो यू कैन बी पार्ट ऑफ द आर्मी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? तमाम हाजिर मेहमानों को सलाम देना चाहूँगा। मैं नेमत खान क्वेटा से मुखातिब हूँ आपके साथ। जी नेमत खान, कैसे तो हैं आप? मैं करना चाहूँगा कि जो हमारे माजूर असाद यानी कि डिसेबल, जी जी, क्या उसके लिए पाकिस्तान पाक आर्मी में कोई जगह मौजूद है या जी नहीं? मैं बिल्कुल इसका जवाब पूछते हैं। नेमत खान कोयटा में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका सवाल ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर डिसेबल पीपल्स हैं, जो माजूर अफराद हैं, क्या उनके लिए पाकिस्तान आर्मी के किसी इदारे में कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है या नहीं? अच्छा नेमत खान, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इससे पहले जो तलहा रहीम यार खान से सवाल कर रहे थे, उनके सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी था कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग की तरफ जाएं। जी 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 जी। तो तलहा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं, जो सेल्फ स्टडी आपको पे करेगी उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप लोगों से कोच करके जाएंगे तो फिर आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो बैठेंगे, और वहाँ पे आप जब कोच रिस्पॉन्सेज देंगे तो फिर आपने जो अपने बारे में जो सही बात बताई है उसको आपने हाइड किया, तो उसमें आपको ये एडवाइजेबल ये है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। हाँ, अपने कोलीग से, अपने पीयर से ज़रूर डिस्कशन करें, लेकिन ऐसी बात ना बताएं जो आप में नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू नयामत खान। नयामत खान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है ये यूनिफॉर्म सर्विस है, ये एक चैलेंजिंग सर्विस है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में कुछ ऐसे भी कैटेगरीज हैं जिनको हम बोलते हैं सिविलियंस पेड आउट ऑफ डिफेंस बजट, डिफेंस फंड। उसके अंदर जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको हमने देखा है। हमारे साथ, मैंने 30 साल आर्मी में सर्व किया, हमारे साथ बेशुमार ऐसे लोग थे जो फिजिकली चैलेंज थे, जो माजूर थे, बिल्कुल ऐसे, बट वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो एज अ सिविलियन आके अपना हिस्सा डालते हैं, और जाहिर बात है वो फिर उनको जंग में जाना एक चैलेंज है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ, जो मेरा आंखों देखा हाल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी होगा। अब जेलूम के अंदर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो SSS स्कूल बनाया गया है, और वो स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग के अंदर स्कूल बनाया गया है, और उसके अंदर बच्चों को तालीम दी जा रही है, और तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट वो तालीम है, जिसके अंदर मोर देन 90% जो बच्चे हैं वो सिविलियंस के पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इदारा है जेलूम के गिरदोनवा के लिए, जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, और जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको हुनर सिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट के कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल जाने पड़े, बिल्कुल नेक्स्ट कॉल जाने पड़ते हैं। 111-894। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मुझे फजल काकड़ कहते हैं फ्रॉम क्वेटा सिटी। आपको और मेहमानों को आवाज की दुनिया में वेलकम, बखैर अगलास। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा फजल काकड़, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, स्पेशली आपको पता होगा कि जिसकी पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री हो, मिसाल के तौर पर इमारात में हो, दुबई में हो, और उसका जो बच्चा ये जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आए उसको जो है ज्वाइन करने में जो सर मैं पूछना चाहता हूँ, आए वो उसको पार्टिसिपेट मिल सकते हैं? आइए उसको पार्टिसिपेट करने के बाद वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं? फजल काकड़, इसका जवाब सुने, आपके बहुत काम आएगा। अच्छा सर, एक और चीज, जो ड्यूल नेशनैलिटी वाले कैंडिडेट्स आते हैं उनका भी जरा इस सवाल के साथ जिक्र कीजिएगा, जवाब के साथ।
पहले तो फजल काकड़ बहुत शुक्रिया, आपने कोयटा से कॉल किया और मेरा ख्याल है आप बहुत रेगुलर कॉलर हैं एफएम के, क्योंकि जब मैं सुबह अपनी गाड़ी में ड्राइव करता हूँ कभी कभार एफएम 89.4 लगाता हूँ तो आपकी कॉल आती है हर रोज़। फजल काकड़, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो बाहर के मुल्कों में हैं उनके लिए हमारा एक निज़ाम मौजूद है, वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार यह है कि जो आप जिस भी मुल्क में हैं उसमें जो आपकी हमारी पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ पे एक हमारा आर्मी का रेप होता है जिसको बोलते हैं डिफेंस अटैची। उस डिफेंस अटैची को आप अप्लाई करते हैं, वहाँ जाके उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, वो आपको एक इंटरव्यू से गुजारता है और आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता है और फिर आपको वही फॉर्म वहाँ से मिल जाता है जो यहाँ पे आपको इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद मिलता है, और आप उस फॉर्म को फिल करके वापस डीए को जमा करा देते हैं। वो फॉर्म डीए जीएचक्यू में भेज देता है और आपको हम फिर वहाँ से यहाँ कॉल करके आईएसएसबी के लिए भेज देते हैं। ना रुबा, आपने जो डुअल नेशनैलिटी का क्वेश्चन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अपने तमाम लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ, डुअल नेशनल आर्मी में सिलेक्ट हो सकते हैं, बट अपॉन सिलेक्शन बिफोर दे आर कमीशन दे हैव टू सरेंडर देयर डुअल नेशनैलिटी। ये नहीं हो सकता कि आप रेड स्टेट्स क्लाइम करके ऑफिसर बन जाएंगे एंड यू स्टिल रिमेन एज डुअल नेशनल। सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 years है, इन सम केसेस इट इज 6 months, आपको अपनी डुअल नेशनैलिटी को हर हालत में सरेंडर करना होगा, अदरवाइज यू विल बी विड्रॉन फ्रॉम द एकेडमी एंड यू विल हैव टू पे बैक द इंटायर एक्सपेंसेस व्हिच वर इनकर्ड ऑन योर ट्रेनिंग। बट डुअल नेशनल अप्लाई करके सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा तफसील से जवाब दिया। 111-111-894 आपके और हमारे दरमियान राब्ते का नंबर। याद रखिएगा 3:46 हो चुके हैं, यही पाकिस्तान का मेयारी वक्त है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जितनी जल्दी आपकी कॉल्स आ जाएंगी हमारे सामने, उतना ही जल्दी हम आपके सवालों का जवाब आपकी समातों तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर नाम बताइएगा क्या जी, है? जी मैं उस्मान बोल रहा हूँ ननकाना से। उस्मान साहब, ननकाना साहब से। उस्मान साहब कैसे मिजाज हैं, क्या सवाल करेंगे? जी सवाल हमारा ये है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी में पीएमए लॉन्ग के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उसमें फॉर्म में लिखा होता है कि आपका कौन है आर्मी में, कोई वालिद है, कोई चचा है या फैमिली में कोई है। सही हाँ, जी और जी और वो इंटरव्यू में भी खास तौर पे पूछते हैं, तो क्या इनसे पूछा जाए कि जिसका कोई भी आर्मी में नहीं होता और जिसका कोई आर्मी में होता है, तो इसके हवाले से कोई उनको फौकियत दी जाती है? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल मैं चाहूंगी कि मेजर जाहिद इस सवाल का जवाब दे। वैसे तो हम इसको पहले एड्रेस कर चुके हैं, जस्ट टू हाईलाइट एंड जस्ट टू रिपीट, मैं चाहूंगी मेजर जाहिद इस सवाल का जवाब। ये है कि फॉर्म के अंदर एक खाना होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपका क्या क्यों आर्मी में है या नहीं है। ये उस्मान साहब ननकाना से मैं उनको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल हमारे फॉर्म में जब आईएसएसबी का एक फॉर्म इशू होता है हर कैंडिडेट को पीएमए के लिए, तो उसमें एक दिया हुआ होता है सीरियल नंबर पे कि आपने जो आपके रिलेटिव्स या आपके ब्लड रिलेटिव्स आर्मी में हैं, आप उनको इनलिस्ट कर दें। वो बेसिकली जस्ट एक रेफरेंस के लिए हमने यूज़ करना होता है, उसका एज सच कोई इस तरह का पर्पज़ नहीं है कि उनका ये एक जनरल परसेप्शन भी आपने सुना होगा बिल्कुल कि है कि शायद उनका कोई जानने वाला, जिस तरह ये कह भी रहे थे उस्मान साहब के जानने वाला है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। बिल्कुल नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट फॉर द रेफरेंस एक उसके अंदर ऐड किया जाता है कि आपका कोई है आर्मी में या नहीं है। और इसी तरह सेम जब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली, तो इंटरव्यू में भी उसको वेरीफाई किया जा रहा होता है कि जो आपने फॉर्म्स में लिखा है आया आप वही बता रहे हैं यहाँ पे या नहीं बता रहे। और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, किसी किस्म का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है कि चाहे आपके आर्मी में कोई भी है तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरिट बेस्ड ये पूरा प्रोसीजर होने का एक सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि एक फ़ौजी को फ़ौजी बनाने में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इदारे की। सो किसी भी तरीके से अगर आप एक लायबिलिटी लाकर रख रहे हैं किसी भी रेफरेंस से, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ क्योंकि हम लोग किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि मुल्क की इंटीग्रिटी का मामला है, इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरिट बेस्ड ये पूरा प्रोसेस और होता भी है। विल वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉल? जी बिल्कुल, हम पढ़ेंगे आज के प्रोग्राम में एक और कॉलर की जानिब, और हमें किसने कहाँ से याद किया, कहाँ से कॉल की। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ पन्नू आकिल से। जी अब्दुल्ला, आपने पन्नू आकिल से कॉल की, क्या सवाल करेंगे? जी अब्दुल्ला, क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ, ये है कि
عبداللہ کی میرے خیال میں شاید ٹیلی فون لائنز کا کوئی ایشو ہے اور ان کی آواز بالکل صحیح نہیں پہنچ رہی. نیکسٹ کالر کے جانے پڑیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اطہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اپنا نام بتائیے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں کراچی سے مسز کامران بات کر رہی ہوں اور آپ تمام کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام, اور آئی ایم گریٹفل ٹو یو آل کہ اس وقت آپ لوگوں نے, آپ حیرت کر رہے ہوں گے کہ کسی مسز لیڈی نے کیوں کیا ہے ہمارے پروگرام پہ, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سر اس وقت بہت ضرورت تھی, اور میں نے 89.4 کا جو ایک پروگرام آتا ہے پبلک فورم, اس پہ بھی کہا تھا کہ اس وقت میرے نوجوانوں کے لیے جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتی ہے کہ ان کو کیپچر کیا جائے, ان کو انگیج کیا جائے, کیونکہ وہ مختلف سرگرمیوں میں شامل ہو رہے تھے اور ان کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیپچر کر رہے تھے. تو سر اس وقت میں آپ سب کے خدمت میں, بریگیڈیئر صاحب اور تمام جو ہیں ہمارے میجر صاحبان اور لیڈی میئرین, ان کی خدمت میں بہت بہت میرا محبت بھرا, عقیدت بھرا سلام ہے کہ اس وقت آپ نے یہ ایک میرے دل کی دیرینہ خواہش پوری کر دی ایک ماں کی حیثیت سے, کہ آپ نے میرے ملک کے وطن کے بچوں کو بچا لیا ہے اور آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہے. بہت بہت شکریہ. اور بس آپ اب اللہ کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ ملک کو سنوار سکتے ہیں, اور بہت امیدیں ہیں آپ لوگوں کے لیے, بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ میرے سارے فوجیوں کو غازی رکھے. بہت شکریہ مسز کامران کراچی سے ہمارے ساتھ تھی. ایک ساتھ ہی ایک اور کالر کی جانب پڑیں گے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر. سب سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب اور میجر صاحب کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا اپنا. تمام میں بریگیڈیئر خان سے محمد ریاض بات کر رہا ہوں. جی محمد ریاض صاحب, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ ہمارے پینل سے؟ میرا سوال بریگیڈیئر صاحب سے یہ ہے کہ سر میرا بیٹا تھا, میں آرمی میں سلیکٹ ہوا, تو 2 دفعہ سلیکٹ ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے بھیج دیا, لیٹر آیا, کہتے ہیں آپ کا لیٹر آ گیا ہے, آپ آگے جوائننگ کریں. تو وہ لیٹر لینے کے لیے گئے ہیں باوجود سے, تو انہوں نے کہا جی آپ تو ریجیکٹ ہو گئے. تو یہ سر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سفارش کی تھی یا کس طرح کی رہ گئے, بتایا نہیں انہوں نے. اچھا چلیں, اس کے اوپر ہم آپ اپنا جواب سنیے گا. جی یہ میں بتانا چاہوں گا رحیم خان سے محمد ریاض صاحب ہیں. بیسیکلی یہ جو ان کا کوشچن پوچھا گیا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آرمی میں سلیکشن 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ایز اے آفیسر اور ایز اے ریکروٹمنٹ, ایز اے ریکروٹ. تو یہ جو کوشچن تھا بیسیکلی پرٹیننٹ تھا فار ریکروٹ. ہی واز آسکنگ کہ میرا بیٹا ہے جو کہ ریکروٹ کا ٹیسٹ اس نے 2 دفعہ دیا ایز اے سپاہی, تو اس کو کال پہلے بتایا گیا آ جائیں, اور پھر لیٹر آن اس کو بتایا گیا کہ وہ سلیکٹ نہیں ہے. اس میں یہ بتانا چاہوں گا کوئکلی اینڈ بریفلی کہ یہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, لائک یہ 6 to 8 months لگتے ہیں اس کو فائنلائز ہونے میں. جب ان کو کال کی گئی ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے وہاں پہ بلایا گیا ہوگا, جہاں پہ ان کے کچھ ٹیسٹ اور وہ سارے چیزیں کمپائل کی گئی ہوں گی, اور جب انہوں نے وہاں پہ ان کا فائنل میڈیکل لیا ہوگا جو پہنچا ہوگا تھرو CMH, تو وہاں پہ موسٹ پروبلی یہ جو کیس بتا رہے ہیں اس میں وہ انفٹ ہوں گے, اور انفٹ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا ہوگا. اور ان سے ریاض صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ڈسہارٹ نہ ہوں, اپنے بچے کو جو کنسرنڈ AS&RC ہے یا AS&RO ہے قریبی بھرتی دفتر, اس میں دوبارہ بھجوائیں. موسٹ پروبلی نیکسٹ منتھ میں بتاتا چلوں, جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, نیکسٹ منتھ میں ریکروٹمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور وہاں وہ اپلائی کریں, اور انشاءاللہ اختیاری سے آئیں گے تو ہیل بی سلیکٹڈ. اچھا, ریکروٹمنٹ کب سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایئرلی کب ہوتی ہے, ذرا اس کے حوالے سے بھی ایک ہائی لائٹ دیں. جی روبا, میں بتاتا چلوں کہ ریکروٹمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ 1 سال میں یہ 2 دفعہ ہوتی ہے. یہ اس کا شیڈول سال میں 2 دفعہ ہے. نارملی یہ منتھ آف اپریل میں ہوتی ہے اور منتھ آف اکتوبر میں ہوتی ہے. ابھی بھی جو ہماری ریکروٹمنٹ 2023 کی سٹارٹ ہونی ہے وہ اکتوبر کے منتھ میں سٹارٹ ہوگی. اس کی فائنل ڈیٹس کمیونیکیٹ کی جائیں گی, ہماری ایون ویب سائٹ پہ بھی یہ کمیونیکیٹ کی جائیں گی. صحیح ہو گیا. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے, 3:53 ہو چکے ہیں. بالکل لاسٹ کال کی جانب میں بڑھوں گا, اور یہ ہمارے آج کے پروگرام کے یقیناً لاسٹ لکی کالر ہوں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں شادی کا بات سے. جی غلام مصطفیٰ, سوال کیجیے گا. آپ ساتھ کا بات رہیں گے, آپ کو اور مہمانوں کو سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں. وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ بات ہے کہ بچے نے اگر 75 سے کم پرسنٹیج نمبر ہوں اور وہ میڈیکل میں اپلائی کر سکتا ہے فوج میں؟ نہیں, 75 سے کم کتنے, 15% یا 55%؟
नहीं 75 से तकरीबन 74% हो नंबर। अच्छा ठीक है, हम इसका जवाब अगर एक आध परसेंटेज कम होती है। जी, गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम सादकाबाद। देखें, जो आर्मी में अप्लाई करने के जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसमें मार्क्स में, एज में, हाइट में कोई वेवर नहीं है। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए, आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 75% मार्क्स एक प्री रेक्विजिट है। इसके अलावा एक और प्री रेक्विजिट भी है कि आपने MD कैट का एग्जाम पास किया हो और उसमें भी मिनिमम 65% मार्क्स आपने सिक्योर किया हो। सिर्फ उन बच्चों को हम एग्जाम में अपेयर होने की इजाजत देते हैं जिनके FSC विद बायोलॉजी 75% मार्क्स, विद MD कैट 65% मार्क्स जो हैं उन्होंने सिक्योर किया। बिल्कुल सही। इससे पहले कि आज का ये प्रोग्राम खत्म हो, सॉरी आप अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर लें, अपना पेपर दोबारा दे दें, उसको 1% इम्प्रूव करें, हम आपको रख लेंगे। बिल्कुल सही। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और जिस तफसील के साथ आपने इस 2 घंटे तमाम सवालों का जवाब दिया। हमने घर में बैठ के या किसी महफिल में बैठ के ये सोचा कि हमने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है, हम किस तरह अपने घर से गए भर्ती सेंटर, वहाँ पे किस तरह हमने वो डॉक्यूमेंट्स फिल किए, किस तरह हमने इनिशियल इम्तिहान दिया, ये सारा प्रोसीजर आज के प्रोग्राम में ब्रिगेडियर साहब आपने और आपकी जो पूरी टीम है इसने मुफस्सिल अंदाज में बताया। मुझे आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो लोग कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं इनिशियल उस टेस्ट में, हम उनको मुबारकबाद दे दें या अभी कुछ मरहला बाकी है? बिल्कुल सर, अभी उनको मुबारकबाद ना दें, मिठाई ना खाएं अभी। बिल्कुल नहीं, अभी उनको गुड लक बोले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इब्तदाए इश्क है तो इसमें यह है कि अभी जो इनकी बड़ी मंजिल है वो है ISSB, जिसके बारे में कल तफसील से जो है 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। और ISSB के बाद भी बहुत जल्दी ना करें मिठाई खाने में, बिकॉज उसके बाद आपका होगा डिटेल मेडिकल, जिसके अंदर आपको आपके नियरेस्ट CMH के अंदर आपके प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ड्रग टेस्ट, तमाम हर किस्म के टेस्ट लिए जाएंगे और वो इंतहाई अहम टेस्ट है। उसके बाद फिर आपका एक फाइनल मेरिट बनेगा जो GHQ बनाएगा बेसिंग ऑन द इंटायर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल कम रह गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मैं चाहूंगी कि एक टिप हम लोग एस्पायरेंट्स को देते जाएं। हमारा सारा पैनल जो है वो एक टिप जरूर थ्रो करे, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिगेडियर साहब। रुबा, मैं ये कहना चाहूंगा अपने लिसनर्स को, अपने मुल्क से प्यार करें, सही, अपनी सलाहियतों पे भरोसा रखें, ओके, सिस्टम पे भरोसा रखें, डू योर बेस्ट, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपका रिस्क फौज के साथ लिखा गया है तो इंशाल्लाह आप फौज में जरूर शमूलियत अख्तियार करें। थैंक यू वेरी मच। ऑन योर मेजर ज़ाहिर, मैं कहना चाहूँगा कि कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट, बिकॉज आ फिजिकली फिट बॉडी कीप्स अ फिट माइंड। मेजर सैयद बाबर सलीम साहब, मैं ये नौजवानों को टिप देना चाहूँगा कि ड्रग्स से दूर रहें। हर किस्म की इलीगल ड्रग्स जो हैं वो लाइफ टाइम बैन आपके ऊपर लगा देती हैं। उसके बाद एक दफ़ा भी अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि आप किसी किस्म की ड्रग्स के एडिक्ट हैं या आपने इस्तेमाल की है, आपके मेडिकल टेस्ट से ये रिवील हो गया, तो आप लाइफ टाइम कभी भी किसी भी आर्म फोर्सेस में अप्लाई नहीं कर सकते। मेजर महरीन सजाद, आप मेरी टिप जो है स्पेशली लेडीज के लिए है कि इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। क्या बात है, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत अच्छी बात है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको वो पूरी तफसील बताई। आपने जो इब्तिदाई हिस्सा है पाकिस्तान आर्मी में मुसल्लह अफवाज में शमूलियत का, वो आपने कैसे तय करना है। अब कल का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। वो हम बात करेंगे इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से। अब आपको लेटर मिल चुका है कि अब आप जाइए ISSB के लिए। अब आप जब ISSB के आप गेट से एंटर होंगे तो आपको ISSB में कितने दिन गुजारने होंगे, वहां पे सब कुछ क्या होगा, ये कल का प्रोग्राम जो है वो आप तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। सुनना मत भूलिएगा, कल का प्रोग्राम आपके लिए बहुत अहम होगा। 2 बजे से लेके मेरे ख्याल में 4 बजे तक यही स्लॉट और ये एक बड़ा इंफॉर्मेशन पैक्ड प्रोग्राम होगा। जैसे आज हमने कोशिश की सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए, कल भी हम कोशिश करेंगे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है, बिकॉज योर व्यूज एंड क्रिटिसिज्म अबाउट द प्रोग्राम इज अप्रिशिएटेड। और कोशिश करेंगे कि कल के जो सवालात हैं वो हम आज से ही, अगर आप केटर कर सकते हैं, अगर आप हमें थ्रो करना चाहते हैं ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारे इनबॉक्स में आ सकते हैं। बिल्कुल, आप इनबॉक्स के जरिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड बदर शरीफ साहब, आपका, और आपने जिस तरह सिखाया, बताया,
یہ بہت ہی قابل ستائش. میجر زاہد صاحب تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ میجر سید بابر سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ میجر مہرین سجاد صاحبہ. آپ نے بھی جس طرح حوصلہ بندھایا اس قوم کی بیٹیوں کا, جب آپ کر سکتی ہیں تو اور بیٹیاں کیوں نہیں کر سکتی. تھینک یو ویری مچ. آخر میں صرف اتنا کہوں گا, محبت امن ہے اور اس کا ہے پیغام پاکستان. سو وی لو پاکستان اینڈ وی سرو پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد.